यस गाइज अ वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं सभी लोग एंड क्या आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है? एक बार जल्दी से मुझे ऑडियो वीडियो चेक देंगे। एम आई लाइव, एम आई ऑडिबल? यस गाइज, चलिए, क्या आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है? शैल आई स्टार्ट? चलिए, ओके। सो वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। सो दोस्तों, हम जो है अर्ली बर्ड बैच हमारा भी चल रहा था सीए इंटर हमारे सितंबर 25 एग्ज़ाम्स के लिए। जो बच्चों ने भी अभी सीए फाउंडेशन में सितंबर 24 में एग्ज़ाम दी थी, उनके लिए ये हमारी क्लासेस रेलेवेंट है और आई होप कि आपको इसमें मज़ा आ रहा होगा। आप इसमें एनरोल कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। मैंने आपको बताया था कि हमारा ये जो अर्ली बर्ड बैच है, इसका एक मेजर आपको जो बेनिफिट मिलता है वो होता है प्राइस लॉक का बेनिफिट। कि जब आपका रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद जब हमारे सीए इंटर की जो बैच आएगी, उस बैच में जो है आप लो प्राइस में जो है उस बैच में एनरोल कर पाएंगे, जो भी हमारे अर्ली बर्ड वाले स्टूडेंट्स रहेंगे वो। ठीक है ना? बाकी डिटेल्स हमने हमारे इनिशियल सेशंस में की है, सारी डिस्कस। आइए हमारे सेशन को स्टार्ट करते हैं। ओके, इधर आइए। एक और चीज़, मैंने जो है ना हमारे जो ये नोट्स है, ठीक है, हमारे जो नोट्स है वो हमने हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपके साथ शेयर कर दिए थे, राइट? आई होप कि आपने जो है ये नोट्स को डाउनलोड कर लिया होगा और इसका प्रिंट निकाल लिया होगा, क्योंकि हमें जो है ये चीज़ें लिखना अभी ज़रूरी है। ठीक है ना? सो मेरे साथ अगर आप लिखते रहेंगे क्लास में तो आपको ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझ में आएगी। ओके, सो 1 मिनट मुझे दीजिए बस, ठीक है? 1 मिनट। ओके। हम्म, मैं जल्दी से मैं जल्दी से नोट्स की लिंक पिन भी कर देता हूँ आपके लिए, ठीक है? सो नोट्स लिंक, ओके, मैंने नोट्स की लिंक भी पिन कर दी। ठीक है ना? चलिए, रेडी है सब लोग? आइए स्टार्ट करें, मुझे बताइए जल्दी से। सो हमने क्या बात की थी, मुझे बताइए जल्दी से। हमने बेसिक्स ऑफ एफएम देखा था। हमने आपको बताया था कि एफएम में टोटल ये 9 चैप्टर्स जो है आपको कवर करने हैं और एफएम में हम ये बेसिक 3 डिसीजंस की बातें करते हैं: फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात, हमने देन जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें की थी। कंपेयर हमने किया था ये अलग अलग सोर्सेज ऑफ फंड्स को, राइट। इसके बाद मैंने आपको इनकम स्टेटमेंट बनाना सिखाया था। इसमें थोड़ा सा मैं अभी और भी आपको नई चीज़ें बताऊंगा, राइट। लेकिन जो है ना, कल एक स्टूडेंट ने बहुत ही खतरनाक डाउट मुझे पूछा, है ना। मैं अभी क्या बोलूँ, है ना। मैंने क्या बोला था, ये एक बार यहाँ पे देखिए तो इस इनकम स्टेटमेंट को एक बार फिर से देखेंगे तो हमारे नोट्स में पेज नंबर 1.3 पे आ जाएंगे जल्दी से। हाँ तो यस, प्लीज़ एक बार हमारे ये इनकम स्टेटमेंट पे आ जाएंगे। देखो क्या लिखा है। मैंने आपको बोला था कि आप पहले सेल्स लो, सेल्स में से सारे खर्चे माइनस करो एक्सेप्ट इंटरेस्ट एंड डिप्रिसिएशन। तो जो अमाउंट आपको मिलता है या जो प्रॉफिट आपको मिलता है उसे बोलते हैं प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, है ना, जिसे मैंने बोला था पीबिडा या ईबिडा बोलते हैं। यही बोला था मैंने। अब एक बच्चा क्या बोलता है, सर आपने बोला कि इंटरेस्ट और डिप्रिसिएशन माइनस मत करना, आपने सा अमोर्टाइजेशन तो माइनस की कर दिया, मतलब तो फिर अभी वापस से क्यों किया? बेटा ढोकले छोले भटूरे, जब मैं बोल रहा हूँ एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन मतलब क्या? डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। अरे यार, मतलब तुम तो एकदम बहुत ही खतरनाक निकले हैं। बोलते सर आपने अमोर्टाइजेशन पहले नहीं लिखा, अच्छा फिर बाद में आपने माइनस किया, तो ये तो सर 2 बार माइनस होगा। अरे बेटा, मैंने जब बोला, मैंने क्या समझाया था आपको, व्हाट इज अमोर्टाइजेशन? जैसे हम टेंजिबल एसेट्स में वैल्यू जो टेंजिबल एसेट्स की वैल्यू जो गिरती है उसे हम क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। वैसे इनटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू की गिरावट में को अमोर्टाइजेशन हम बोलते हैं, या इनटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू को हम अमोर्टाइज करते हैं, है ना। हर साल उसका कुछ कुछ अमाउंट हम राइट ऑफ करते हैं, ऐसा, करेक्ट। तो यहाँ पे जब मैं बोल रहा हूँ कि एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन, मतलब इट इज एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन बोला, मतलब अमोर्टाइजेशन की भी बात हो गई, उसमें कॉमन सेंस की बात थी। ठीक है ना? हाँ, तो ये इससे क्या आता है हमारा, बताइए। इससे हमारा आता है ईबिडा या पीबिडा। अब पॉइंट एक ऐसा भी आपका आ सकता है कि सर हम ये ईबिडा या पीबिडा निकालते क्यों हैं, है ना। ये पीबिडा ईबिडा जो है
ये निकालने का रीज़न ये होता है कि इससे हमें पता चलता है कि हम हमारे बिजनेस में डे टू डे ऑपरेशन से एक्चुअल में कितना कमा पा रहे हैं। दैट इज़ आर EBITDA, है ना। ये हमारा, क्योंकि देखो ये एक ऐसा प्रॉफिट का अमाउंट है जिसमें से मैंने डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन माइनस नहीं किया। अब आप एक बात सोच के देखो, एक्चुअल में डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन ये तो एक प्रकार का नॉन कैश एक्सपेंस होता है। इसमें एक्चुअल में आपके जेब से कोई भी पैसा खर्चा होता नहीं। यस और नो बताइए। इसमें एक्चुअल में कोई भी प्रकार का, मुझे बताइए ना, डेप्रिसिएशन के लिए कोई अलग से पैसा खर्चा होता है क्या? आपने समझो पहले 10 लाख रुपए की एसेट खरीदा और फिर आपने क्या किया, फर्स्ट ईयर जो है आपने क्या किया, आपने फर्स्ट ईयर जो है उसका 2 लाख का डेप्रिसिएशन क्लेम किया। आपने पहले तो 10 लाख ऑलरेडी दे दिए थे, अब आप क्या कर रहे हैं, हर साल 2-2 लाख का डेप्रिसिएशन दिखा रहे हो। तो डेप्रिसिएशन में क्या कोई एक्चुअल में जेब से पैसा जा रहा है? नहीं जा रहा है ना। मुझे एक बात बताइए, मैंने जब आपको ये स्टेटमेंट बना के दिया, ठीक है, यहाँ पे जैसे हमने लिखा 700 रुपये, मैंने लिखा 700 रुपये पीबिडा, इसमें से 100 रुपये डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन माइनस किया तो कितना बचा, 600 रुपये। मुझे एक्चुअल में बात बताइए, क्या आपका प्रॉफिट सिर्फ 600 है क्या? एक्चुअल में तो जेब में 700 बच रहे हैं। 100 रुपये जो मैंने माइनस किया है वो मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि हम इसको एज एन एक्सपेंस क्लेम कर सकते हैं। बोलेंगे सर फिर मत करो ना, सर इसको माइनस मत करो। अरे ढोकले, अगर इसको माइनस नहीं करूंगा ना बेटा तो मेरा टैक्स का अमाउंट ज़्यादा आएगा, समझा। अगर समझो हमारे केस में डेप्रिसिएशन नहीं होता तो क्या होता, तो ये आता 700 रुपये, इंटरेस्ट समझो 200 है तो ये आता 500 रुपये, तो मेरा टैक्स फिर 500 रुपये पे 30% लगता। तो अगर हमारे बिजनेस में डेप्रिसिएशन का अमाउंट है तो ले लो ना, अच्छी बात है। डेप्रिसिएशन के एक्सपेंस को क्लेम करने से हमारा टैक्स का अमाउंट कम आता है। अगर ये 0 होता डेप्रिसिएशन तो मेरा टैक्स आता 500 का 30% 150। समझ में आ रही बात है क्या बोल रहा हूँ? इसलिए इसको माइनस करना ज़रूरी होता है। समझ में आया? क्लियर है बात? तो पीबिडा क्या बता रहे हैं, एक ऐसा प्रॉफिट का अमाउंट जिसमें इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन हमने माइनस नहीं किया है। मतलब एक्चुअल में हमारे बिजनेस ने डे टू डे ऑपरेशन से कितना कमाया है। पॉइंट ये आता है सर, क्या इंटरेस्ट, सर ये भी तो खर्चा हमें देना ही है, इसमें तो एक्चुअल में जेब से पैसा जाता है, बिल्कुल सही है। लेकिन बेटा ये हमारे डे टू डे ऑपरेशंस के वजह से खर्चा नहीं होता है, याद रखें। इंटरेस्ट जो होता है ना बेटा, इंटरेस्ट ऑन लोन वगैरह, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, ये एक नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है। हम इसके बारे में और चर्चा करेंगे हमारे एफएम के चैप्टर नंबर 3 में, और डिटेल आएगी बाद में, राइट। अच्छा, ये जो है ना एक चीज़ होती है, मुझे ना बहुत बार बच्चे मैसेज करते हैं इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे, वो लिखते हैं सर हेलो हेलो। मतलब ढोकले हेलो क्या, तू लिखना आगे क्या मतलब हेलो लिख दिया फिर 5 दिन तक कोई मैसेज ही नहीं है। अरे भाई आप क्या गप्पे मारने के लिए हम बैठे क्या? आप आगे लिखो ना, आपको क्या क्या मतलब हमसे कुछ पूछना है, कुछ डाउट है। अभी यहाँ पे चैट में लिख सर आई हैव अ डाउट। अरे तो भाई लिखना, भाई डाउट क्या है तो डाउट लिखेगा तो मैं जवाब दूंगा ना। अब आपने बोला आई हैव अ डाउट, अब मैं क्या करूँ, क्या बोलूँ इसके लिए मैं? आप लिखो तो सही आपका डाउट क्या है ना, तो उसका जवाब दे पाऊंगा ना। अभी आप लिखेंगे सर आई हैव अ डाउट, फिर बोलूँगा हाँ हाँ बोलो बोलो डाउट क्या है। अरे भाई लिख दो डाउट डायरेक्ट, मैं डायरेक्ट आंसर दे दूंगा, है ना। तो ऐसा मत करो, डायरेक्ट आप पूछो ना जो आपको पूछना है ना, ऑब्वियसली पढ़ाई से रिलेटेड पूछना है, बस ये आपसे एक बेसिक रिक्वेस्ट रहेगी, ठीक है। चलिए ओके, आई क्लियर है? फिर से मुझे बताइए, तो इंटरेस्ट क्या है बेटा? इंटरेस्ट प्लीज ध्यान दीजिए इंटरेस्ट जो है बेटा क्या है बताओ? ये एक प्रकार से एक हमारा क्या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है। ये डे टू डे ऑपरेशंस की वजह से इंटरेस्ट का खर्चा नहीं हो रहा है, वो तो हमने लोन लिया है, लोन कुछ समय में रीपे हो जाएगा तो फिर इंटरेस्ट नहीं देना है हमको। तो ये हमारे डे टू डे ऑपरेशंस की वजह से खर्चा नहीं आता है, ठीक है ना। तो ये नॉन ऑपरेटिंग होता है। तो हमारे डे टू डे ऑपरेशंस की वजह से जो कमा रहे हो वो हमारे ये बता रहा है, ठीक है ना। पीबिडा आगे बढ़े, है ना। वैसे पीबिडा में से जब मैं फिर ये माइनस करता हूँ इसको फिर बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है। हाँ तो डन है बात, ओके। तो अब यहाँ पे मुझे बताइए, यहाँ पे क्या यहाँ तक बात डन है? ये आपको समझ में आया था? अब इधर आइए, कम ऑन जल्दी, ये डन है, ठीक है ना। ये हमारा बेसिक डन, यहाँ तक मैंने आपको बता दिया था कि ये हमारा कैसे बनता है ये, ठीक है। आगे बढ़े, मैंने फिर आपको बात की थी बेटा अर्निंग पर शेयर की, ईपीएस। क्या होता है अर्निंग पर शेयर? ये जो अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर होता है ना, इसको डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, इससे आपको मिल जाता है बेटा ईपीएस। याद है आपको, मैंने कल बताया था, करेक्ट। अब मुझे आपको ये जो हमने स्टेटमेंट बनाया ना बेटा, ये
ये स्टेटमेंट को बनाने का एक और तरीका होता है। इन शॉर्ट, ये जो मैंने पीबीआईटी निकाला ना यहाँ पे पीबीआईटी, ये पीबीआईटी को निकालने का एक और तरीका हो सकता है। अब वो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। इसको समझने के लिए हमें एक कॉन्सेप्ट सीखना पड़ता है जिसका नाम है बेटा कंट्रीब्यूशन। क्या नाम है? कंट्रीब्यूशन। वैसे ये जो मैं अभी लेके आया हूँ ये पेज, ये आपके कॉस्टिंग के सब्जेक्ट में ये चीज़ आती है, पर इसका यूज़ हम एफएम में भी करते हैं। ठीक है, तो प्रणव सर जो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं कॉस्टिंग, उसमें वैसे ये कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाएंगे आगे जाके, मार्जिनल कॉस्टिंग करके चैप्टर आएगा, उसमें आता है। मैं वही स्टडी मटेरियल से ही ये स्क्रीनशॉट लेके आया हूँ। ओके, सुन लीजिए मेरी बात। क्या होता है, एक चीज़ होती है बेटा जिसको बोलते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन, या इसे कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन बोल सकते हैं। राइट, बोलते हैं कि पीबीआईटी, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, या ऑपरेटिंग प्रॉफिट को निकालने का एक और तरीका होता है, जिसे है ना, जिसमें हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं भाई एक काम कर, पहले ना तू निकाल कंट्रीब्यूशन, पहले निकालो कंट्रीब्यूशन। अच्छा सर कंट्रीब्यूशन कैसे आता है? बोलते देखो, तुम्हारा जो भी सेल्स है ना, सेल्स या इसे हम टोटल रेवेन्यू बोल सकते हैं। ठीक है ना, तो हमारा जो सेल्स है ना, सेल्स में से आप पहले माइनस करो आपके सारे के सारे वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स में से बेटा आप माइनस करो सारे के सारे, क्या बताइए, वेरिएबल कॉस्ट। तो फिर जो बचता है अमाउंट, इसे बोलते हैं कंट्रीब्यूशन या कंट्रीब्यूशन मार्जिन। देन इसमें से आप माइनस करो आपके सारे के सारे फिक्स्ड कॉस्ट, जिसमें डेप्रिसिएशन भी इंक्लूड, मतलब डेप्रिसिएशन भी इसमें ही आ जाता है। ठीक है ना, तो फिर जो आपके पास बचता है, इसको बोलते हैं प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। फिर क्या करेंगे, फिर इसमें से इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो बचेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर टकसवा माइनस करेंगे तो बचेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से पहले किसको डिविडेंड बांटते हैं? पहले प्रेफरेंस वालों को डिविडेंड बांटेंगे, प्रेफरेंस डिविडेंड देंगे, तो फिर क्या बचेगा? फिर बचेगा अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। ये समझ में आया पहले बेसिक? अब पॉइंट ये उठता है, याद करो, हमने आपको सीए फाउंडेशन के इकोनॉमिक्स के चैप्टर में 3 में पढ़ाया था वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट। क्या आपको याद है? सारे बच्चे मुझे बताएंगे, कम ऑन जल्दी। यस, क्या आपको याद है? चलिए एक बार जल्दी से डाउट्स लेते हैं। डाउट्स ये है सर, जो भी बच्चे भी अर्ली बर्ड कर रहे हैं, ठीक है, तो वो पहले रिजल्ट्स के बाद पहले आप ग्रुप 2 की क्लासेस करेंगे लाइव, और फिर बाद में जब ग्रुप 1 की लाइव क्लासेस होगी, हाँ, तो जैसे ही ग्रुप 2 खत्म होगा ना, उसके बाद ग्रुप 1 की लाइव क्लासेस चालू होगी, वो आप ग्रुप 1 तब लाइव कर सकते हैं। अगली बात, सर आप अर्ली बर्ड बैच में कौन से चैप्टर करवाओगे? मैंने आपको पहले ही स्टार्टिंग में बताया था, हम यहाँ पे एफएम के बेसिक्स करेंगे, हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी करेंगे, जो कि बेस बनता है आगे के बहुत सारे चैप्टर्स का, और एफएम का चैप्टर में 6 करेंगे, लेवरेज एनालिसिस, पहले ही बताया हुआ है। अगली बात, और कोई डाउट है प्लीज़ बताइए, क्या और कोई डाउट है? यस, चलिए कोई डाउट नहीं, ठीक है आगे बढ़े। हाँ, तो आपको याद है, मुझे बताइए व्हाट इज वेरिएबल कॉस्ट? बोलते हैं ऐसा खर्चा जो आउटपुट के बदलने पे जो खर्चा भी चेंज होता है, दैट इज वेरिएबल कॉस्ट, है ना। जैसे सिंपल भाषा में आपका रॉ मटेरियल का खर्चा, मैं जितना ज़्यादा शर्ट, समझो मेरा शर्ट बनाने का बिजनेस है, मैं जितना ज़्यादा शर्ट बनाऊंगा उतना रॉ मटेरियल का खर्चा ज़्यादा लगेगा, है ना। जितना ज़्यादा शर्ट मेरे सेल होंगे, जितना आउटपुट बनेगा उतना मेरा रॉ मटेरियल का खर्चा बढ़ेगा, जितना मेरा आउटपुट बढ़ेगा उतने ज़्यादा मुझे लेबरर्स लगेंगे। तो जनरली डायरेक्ट वेजेस जो होते हैं वो भी वेरिएबल कॉस्ट में आता है, रॉ मटेरियल का खर्चा वेरिएबल कॉस्ट में आता है। ये सुनो, ये सब आपने सुना है कि नहीं, बताओ मुझे, कम ऑन। यस, तो जो खर्चे हमारे आउटपुट के साथ चेंज होते हैं वो होते हैं क्या, बताइए, वेरिएबल कॉस्ट। तो जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा वैसे वैसे खर्चा बढ़ेगा। ये क्लियर है बात? कम ऑन जल्दी बताएं, यस और नो, जल्दी से बताएंगे, क्या ये बात क्लियर है? यस बेटा, हमारा जो लाइव बैच है वो 10th है ना, हमारा 10 नवंबर से चालू होने वाला है। ग्रुप 2 का जो बैच रहेगा, लाइव बैच जो रेगुलर बैच है, वो 10 फरवरी तक चलेगा, है ना, ऑलरेडी पहले ही बताया हुआ है। अब बेटा ये सब बातें अगर हम करते रहेंगे तो कैसे चलेगा बेटा, इसलिए हम आपको लेक्चर वन में आप पहले आधे घंटे क्यों मैं टाइम पास उसमें करता हूँ, यही सब बताने के लिए।
मुझे प्रॉब्लम नहीं है आपके सवाल पूछने से, मेरा बस आपसे रिक्वेस्ट है कि जो बातें हो गई पहले लेक्चर 1 में वही बार बार वही बातें हम करेंगे, कोई सेंस है क्या बेटा इस बात का? आप आगे बढ़ो ना, अभी पढ़ाई की बातें करते ना अपन, मैं चाहता हूँ आपको मैं इसमें आपको हेल्प करूँ, अब इसकी बातें करें। हो गया ना वो सब बातें यार, बैच कब रहेंगी ना, क्या रहेगा ना, कब रहेगा ना, उसमें क्या बुक मिलेगी, हो गया अभी वो सब बातें यार, कमॉन बना हो गया, आगे बढ़ो ना अभी उससे। और नहीं देखा तो लेक्चर 1 देख लो भाई। चले आइए वापस। यस चलिए इधर आइए। तो वो क्या होता है वेरिएबल कॉस्ट, तो बोलते हैं देखो सेल्स में से आप सारे के सारे वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दो, तो जो बेटा आपके पास बचता है ना, तो जो आपके पास बचता है, जो प्रॉफिट आता है इसे बोलते हैं कंट्रीब्यूशन। इसमें से जब आप फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर देते हैं तो जो बचता है इसे बोलते हैं प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। मतलब कि बेटा, मतलब कि प्लीज ध्यान दीजिए, मतलब कि यहाँ पे ये जो पीबीआईटी है प्लीज ध्यान दीजिए, हाँ यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो बेटा आपका पीबीआईटी जो है, ये पीबीआईटी को निकालने का प्लीज ध्यान दीजिए। पीबीआईटी को मैं ऐसे भी निकाल सकता हूँ ये तरीके से, या मैं क्या कर सकता हूँ, मैं पीबीआईटी को ऐसा भी निकाल सकता हूँ कि सेल्स में से पहले सारे खर्चे माइनस करो, ऑल एक्सपेंसेस, सेल्स में से सारे खर्चे माइनस करो एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन, तो मेरे पास आ जाएगा पीबिडा। इसमें से माइनस करो डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, तो मेरे पास आ जाएगा पीबीआईटी। समझा क्या आपको? बेटा बात वही है, दोनों जगह पे अमाउंट वही निकल रहा है, बस निकालने का तरीका अलग है। यहाँ पे क्या हो रहा है, जब मैं ऑल एक्सपेंसेस लिख रहा हूँ तो वेरिएबल कॉस्ट भी इसमें आ गया, फिक्स्ड कॉस्ट भी आ गया, बस ये डेप्रिसिएशन को अलग से माइनस कर रहे हैं। अरे यार बात वही है ढोकले, हेलो। तो ऐसा भी कर सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो, पर ज़्यादातर हम ऐसा करते हैं क्योंकि इसमें हमें, क्योंकि इस केस में हमें कंट्रीब्यूशन नहीं निकलता, तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन अगर निकालना है तो फिर ये ज़्यादा हमारे लिए बेटर होता है। ठीक है, क्लियर है बात? मुझे बताइए कमॉन जल्दी। यस तो ओके चलिए अब ध्यान देंगे, तो क्या मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, मुझे बताइए क्या बोला मैंने, सेल्स में से सारे वेरिएबल कॉस्ट माइनस करो तो कंट्रीब्यूशन, इसमें से अब फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करो, व्हाट आर फिक्स्ड कॉस्ट, ऐसे खर्चे बेटा जो आपके सेल के बदलने पे या आउटपुट के बदलने पे चेंज नहीं होते। जैसे समझो रेंट का खर्चा है ना, जैसे आपका रेंट है, समझो फैक्ट्री का 1 लाख रुपए का रेंट है, अब मैं फैक्ट्री में 2,000 यूनिट बनाऊँ, 5,000 यूनिट बनाऊँ, 3,000 यूनिट बनाऊँ, कितना भी बनाऊँ, जो रेंट है 50,000 का वो तो देना ही है। हेलो जल्दी, जो रेंट है 50,000 का वो तो देना ही है, यस और नो बताइए। हाँ प्लीज़ ध्यान दीजिए, इधर आइए प्लीज़, है ना। यस प्लीज़ ध्यान दीजिए जी। तो रेंट का खर्चा क्या हो जाएगा, एक प्रकार से फिक्स्ड कॉस्ट, और क्या हो सकता है जैसे कि, यस जैसे कि और क्या हो सकता है बताइए जल्दी। जैसे कि हमारा इंश्योरेंस का प्रीमियम, तो आपकी आपने जो है अपने फैक्ट्री बिल्डिंग का जो है ना, आपने अपने फैक्ट्री बिल्डिंग का फॉर एग्जांपल आपने जो है इंश्योरेंस निकाल रखा है कि समझो अगर कभी आग लग गई, है ना, अगर समझो क्या कभी आग लग गई तो लॉस हो सकता है, तो हम उसका इंश्योरेंस निकाल सकते हैं। समझो इंश्योरेंस का प्रीमियम है 20,000 रुपये साल का, अब आप अपने फैक्ट्री में प्रोडक्शन करो नहीं करो, वो इंश्योरेंस का प्रीमियम आपको देना है, कितने भी यूनिट बनाओ वो प्रीमियम तो 20,000 देना ही है। तो आउटपुट के बदलने पे ये खर्चा चेंज नहीं हो रहा। हेलो समझ में आ रही बात है? तो क्या हो जाएगा बताइए, इसे क्या बोलते हैं बेटा, इसे बोलते हैं फिक्स्ड कॉस्ट, है ना। ओके तो ध्यान दीजिए, तो मुझे बताइए यहाँ पे देखो क्या लिखा है, ये मैं आपके कॉस्टिंग के बुक से लाया हूँ, इसका कोई आपके पास ये लिखा हुआ नहीं भी रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाद में कॉस्टिंग में आएगा, बस अभी एक कॉन्सेप्ट के लिए समझ लो। कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज द डिफरेंस बिटवीन सेल्स एंड द टोटल वेरिएबल कॉस्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और नॉन मैन्युफैक्चरिंग। मतलब कि सेल्स में से सारे वेरिएबल कॉस्ट, चाहे मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हो चाहे मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड ना हो, सेल्स में से सारे वेरिएबल कॉस्ट माइनस करो तो कंट्रीब्यूशन मिलता है। समझ में आ रही बात है क्या बोल रहा हूँ? यस फिर क्या होगा, तो देखो यहाँ पे जैसे आपको समझो आपको सेल्स दिया है 80,000, 80,000 में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस किया 50,000, तो क्या बोलेगा 30,000 का कंट्रीब्यूशन।
अब कंट्रीब्यूशन में से जब आप ये फिक्स्ड कॉस्ट 20,000 का माइनस करोगे, एक एग्जांपल बना के दिया है, तो आपको 10,000 का मिलेगा प्रॉफिट। ये कौन सा प्रॉफिट है? यही है बेटा आपका पीबीआईटी, ये पीबीआईटी है, ठीक है ना, क्लियर है बात। अब एक बच्चा बोलेगा सर इंटरेस्ट ऑन लोन, ये भी तो सर एक प्रकार का, ये भी तो सर एक प्रकार का फिक्स्ड कॉस्ट ही होता है ना, क्योंकि मैं चाहे कितना भी आउटपुट बनाऊं, मेरा लोन पे जो इंटरेस्ट देना है वो इंटरेस्ट का अमाउंट थोड़ी चेंज होगा। यस, ये भी एक फिक्स कॉस्ट होता है, पर चूंकि बेटा ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, इसलिए ये इधर हम कंसिडर नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ पे हम जब फिक्स कॉस्ट लिखते हैं इसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है पर इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं होता, इसलिए यहाँ पे पीबीआईटी पहले आता है, फिर इंटरेस्ट अलग से माइनस करते हैं। क्लियर होगी बात? बताइए कमॉन जल्दी। यस, तो सिंपल पॉइंट क्या है कि हम यहाँ पे अगर हम चाहे तो यहाँ पे पीबीआईटी निकालने के लिए क्या कर सकते थे, हम जो है बेटा ये भी कर सकते थे कि सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करो तो कंट्रीब्यूशन, एंड देन कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करो तो पीबीआईटी। क्लियर हो गई बात? कमॉन बताएं जल्दी, क्या बात यहाँ पे क्लियर हो गई? कमॉन, क्या मैं बढ़ूँ आगे? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? क्लियर है बात यहाँ तक? अगली बात, अब पॉइंट आएगा सर हमने कंट्रीब्यूशन निकाल के क्या उखाड़ लिया? सर कंट्रीब्यूशन निकालने का मतलब ही क्या था, है ना, क्यों निकाला सर कंट्रीब्यूशन? अब सिंपल भाषा में अगर मैं आपको बताऊं, कंट्रीब्यूशन हम इसलिए निकालते हैं ताकि हमें पता चले कि एग्जैक्टली हमारे बिजनेस का कौन सा प्रोडक्ट कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है प्रॉफिट में। जैसे फॉर एग्जांपल समझो मेरी कंपनी है एमवी फूड्स लिमिटेड, ठीक है, मैं 2 प्रोडक्ट बनाता हूँ, एमवी चिप्स एंड एमवी बिस्किट। अब वैसे देखा जाए तो मेरा टोटल सेल्स जो है ना, या टोटल रेवेन्यू जो है वो है समझो, है ना, मेरा जो सेल्स है बेटा वो है समझो सेल्स है मेरा 10,000 रुपये, ठीक है, और इसमें मैंने सारे खर्चे माइनस किया, है ना, सारे खर्चे मैंने माइनस किया इसमें से, समझो सारे खर्चे माइनस किया मैंने 8,000 रुपये, ठीक है। तो क्या हुआ मेरा पीबीआईटी, है ना, इसमें सारे आ गए, डेप्रिसिएशन भी आ गया, सब सारे खर्चे, ऑल एक्सपेंस माइनस किए, ठीक है ना, एक्सेप्ट इंटरेस्ट। तो मेरा 2,000 का पीबीआईटी आ गया, करेक्ट, 2,000 का प्रॉफिट आ गया, करेक्ट। अब अगर मैं ऐसा टोटालिटी में देखूंगा, अगर मैं ऐसा टोटालिटी, ये क्या है, ये जो 10,000 का सेल लिया ना मैंने इसमें इसका भी सेल और इसका, ये दोनों का सेल मिला के 10,000 है। समझ में आ रही बात है? और इसलिए यहां पे ये प्रॉफिट दोनों का मिला के दिख रहा 2,000, करेक्ट। बट अब मैंने क्या बोला कि एक काम करता हूं, इसका ना थोड़ा सा फर्दर एनालिसिस करता हूं, समझे? मैंने बोला एक काम करता हूं, इसका ना फर्दर एनालिसिस करता हूं। कैसे? अब देखिए मैंने क्या बोला, एक काम करो, मैंने बोला भाई एक काम कर, ये तो टोटल की बात थी, ये तो तूने टोटलिटी में निकाला, ठीक है ना, टोटल सेल टोटल खर्चा। एक काम कर, तू एक काम कर, सिर्फ पहले ना एमवी चिप्स का देख कि भाई एमवी चिप्स का सेल कितना हुआ। तो मैंने बोला भाई देख, ये जो टोटल 10,000 का सेल है ना, इसमें 6,000 रुपए का सेल हुआ है एमवी चिप्स का। समझ में आ रहा है? इसमें 6,000 का सेल हुआ है एमवी चिप्स का, है ना। चलो एक और थोड़ा सा हम इसको हल्का सा अपडेट करते हैं। मैं टोटालिटी में जब लिख रहा था ना, मैं इसमें कर देता हूँ, समझो वेरिएबल कॉस्ट हम कर देते हैं 5,000 या 6,000 कर देते हैं। तो मेरे पास कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 4,000 का। रुको रुको, चलो 4,000 करता हूँ, तो मेरे पास कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। पर ये क्या है, ये टोटल वाला है, ठीक है ना, टोटल वाला मतलब दोनों प्रोडक्ट का मिला के। फिर इसमें से मैंने फिक्स्ड कॉस्ट माइनस किया, समझो हमारा फिक्स्ड कॉस्ट है 3,500, ठीक है, ऐसा कर लेते हैं। तो मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास प्रॉफिट या पीबीआईटी बचेगा 2,500, ठीक है। थोड़ा सा मैं अपडेट कर रहा हूँ क्वेश्चन को, फिर से सुनिए क्या बोला मैंने बोला एमवी चिप्स एमवी बिस्किट, ये 2 प्रोडक्ट है, ये दोनों प्रोडक्ट का मिला के टोटल सेल्स है मेरा 10,000 का,
मैंने वेरिएबल कॉस्ट दोनों का मिला के वेरिएबल कॉस्ट है 4,000, समझे? दोनों का मिला के वेरिएबल कॉस्ट क्या है 4,000, ठीक है। तो मेरा कंट्रीब्यूशन आ गया 6,000। फिक्स्ड कॉस्ट मेरा क्या है बताओ, 3,500 रुपये, और पीबीआईटी है मेरा 2,500। क्लियर है बात? अच्छा, अब ध्यान दीजिए। अब क्या हुआ, अब जो है एमवी चिप्स की बात करते हैं, ठीक है। एमवी चिप्स की बात करते हैं। समझो बेटा, एमवी चिप्स का हमारा सेल है 8,000, ठीक है। तो ये जो टोटल 10,000 का सेल हुआ ना, उसमें 8,000 तो चिप्स की वजह से ही बिके हैं, ऐसा, ओके। इसमें से समझो मैंने बोला एमवी चिप्स का वेरिएबल कॉस्ट क्या है, एमवी चिप्स को बनाने का वेरिएबल कॉस्ट क्या है। तो पता चला कि एमवी चिप्स को बनाने का वेरिएबल कॉस्ट है बेटा, बनाने का वेरिएबल कॉस्ट है 1,000 रुपये। तो कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है, नहीं 1,000 नहीं, हाँ ठीक है 1,000 कर दो। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ एमवी चिप्स कितना है, कंट्रीब्यूशन ऑफ एमवी चिप्स है 7,000, और एमवी बिस्किट जो है ना, एमवी बिस्किट, इसका सेल्स है टोटल 10,000 का बिका, 8,000 चिप्स का था, तो इसका कितना होगा 2,000। तो एमवी बिस्किट का सेल है 2,000, और इसका वेरिएबल कॉस्ट है बेटा बनाने का, एमवी बिस्किट बनाने का वेरिएबल कॉस्ट है टोटल 4,000 था, 1,000 चिप्स का था, तो बाकी 3,000 बिस्किट का होगा। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ एमवी बिस्किट मेरा हो जाएगा 1,000 माइनस में आई। मतलब हो क्या रहा था बेटा, पहले मुझे लग रहा था कि देखो कितनी बढ़िया बात है, मेरा तो कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव है, प्रॉफिट भी पॉजिटिव है, कोई दिक्कत ही नहीं। जब मैं टोटालिटी में देख रहा था तब मुझे लग रहा था कोई दिक्कत ही नहीं है, पर जब मैंने ये कंट्रीब्यूशन का एनालिसिस किया प्रोडक्ट वाइज, तब मुझे समझ में आया कि एक्चुअल में एमवी चिप्स 7,000 रुपये कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है प्रॉफिट के लिए और फिक्स्ड कॉस्ट को रिकवर करने के लिए, लेकिन एमवी बिस्किट 1,000 माइनस, मतलब इसमें तो जेब से पैसा जा रहा है। एमवी बिस्किट कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा है प्रॉफिट में, बल्कि वो तो इसने जितना किया ना उसको भी कम कर रहा है कंट्रीब्यूशन को, समझा? हमारा टोटल कंट्रीब्यूशन क्या है 6,000 रुपये। कैसा आया 6,000, बोले इसका 7,000 और इसका नेगेटिव 1,000, तो इससे आया 6,000 का टोटल। तो कंट्रीब्यूशन निकालने से मुझे पता चलता है कि एग्जैक्टली कौन सा प्रोडक्ट जो है मेरा वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है प्रॉफिट के अंदर फिक्स कॉस्ट को रिकवर करने के लिए। समझ में आ रही बात है? तो इसलिए कंट्रीब्यूशन निकालना ज़रूरी होता है। क्या आपको लॉजिकली समझा? मैं वेट कर रहा हूँ, कम ऑन यस। क्या आपको ये बात समझ में आई कि हम जनरली कंट्रीब्यूशन क्यों निकालते हैं? वैसे इसके ऊपर और डिटेल बातें कॉस्टिंग सब्जेक्ट में होगी बाद में, ठीक है। लेकिन मुझे आपको बताना था कि कंट्रीब्यूशन है क्या, ठीक है ना, इसका रेलेवेंस क्या है, ओके। अब वापस से अपन पीछे जाएंगे, ठीक है। क्या था तो मुझे बताइए, ये क्या आपको ये वाला जो हमारा इनकम स्टेटमेंट है ये आपको समझ में आ गया? फिर क्या आपको समझा? हम सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो कंट्रीब्यूशन आएगा, इसमें से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करेंगे तो पीबीआईटी आएगा। क्या आपको ये समझ में आ गया कि ऐसे भी हम पीबीआईटी निकाल सकते हैं, ऐसे भी हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल सकते हैं? क्या ये बात यहाँ तक क्लियर है? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? ये डन है यहाँ तक? शैल आई मूव फॉरवर्ड? कम ऑन गाइस, आज बहुत ही ज़बरदस्त बातें हमें करनी है आपके साथ। डन है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट अगली बात, नेक्स्ट देखेंगे, आइए सॉरी, पेज नंबर 1.3 पे आएंगे अभी। नेक्स्ट बात आती है कि इंटरेस्ट ऑन डेट। ये ना आपने अकाउंट्स में पढ़ा होगा। एक चीज़ होती है बेटा चार्ज्ड अगेंस्ट प्रॉफिट, एंड एक होता है अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन डेट इज व्हाट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, एंड जो आपका प्रेफरेंस डिविडेंड होता है, जो आपका इक्विटी डिविडेंड होता है, ये चार्ज नहीं, ये अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है। ये चार्ज नहीं है, क्या होता है? इट इज अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। क्या ऐसा आपने कभी सुना है? थोड़ा धुंधला धुंधला कुछ याद आ रहा है आपको? ऐसे शब्द आपने कभी सुने हैं?
चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स एंड अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। चलिए बताइए, क्या आपने ऐसा कुछ सुना है क्या? क्या आपने ऐसा कुछ सुना है क्या, बताइए। यस, आई एम वेटिंग। है ना? अब इसका अगर सुना है वेरी गुड, नहीं सुना हम तो है ही, हम आपको बताएंगे मतलब, ठीक है ना, उसका टेंशन मत लो, हम आपको मतलब तो ज़रूर बताएंगे, ठीक है। चलिए अब सुनिए मेरी बात। ओके, चलिए बड़े आगे, पक्का। ओके चलिए देखते हैं। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या है बेटा, सुनना। हाँ, इंटरेस्ट ऑन डेट जो है, बोलते हैं कि भाई देख, तुम्हें बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा हो या लॉस हो रहा हो, हमको नहीं पता, ये तो खर्चा माइनस करना च पड़ता। इसको बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। हाँ, अपन बोल सकते हैं नॉट डिपेंडेंट ऑन प्रॉफिट, बिल्कुल सही बोल सकते हैं, बहुत बहुत ही बढ़िया। हम बोल सकते हैं कि इंटरेस्ट ऑन डेट या लोन पे जो इंटरेस्ट का जो खर्चा करना होता है, ये प्रॉफिट पे डिपेंडेंट नहीं होता। भैया तेरे को प्रॉफिट हो या ना हो हमको नहीं मालूम, प्रॉफिट हो या ना हो हमको नहीं मालूम, ये खर्चा जो है वो करना च पड़ता। समझा ना? ये अमाउंट माइनस होगा तुम्हारे क्या सेल्स में से। बोलते हैं टैक्स पे करने के पहले इंटरेस्ट पे करना ही पड़ता है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। चाहे तुम्हें प्रॉफिट हो या लॉस हो, इट डज नॉट मैटर। बिजनेस में पैसा बचा है नहीं, हमको नहीं मालूम, तूने इस साल प्रॉफिट कमाया नहीं कमाया हमको नहीं मालूम, भाई ये खर्चा तो करना ही पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड एज बीइंग चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। एंड अप्रोप्रिएशन प्रॉफिट का मतलब क्या है? मतलब कि भाई जब प्रॉफिट अगर हुआ ना, तो उस प्रॉफिट में से ये अमाउंट्स पे करने हैं। अगर प्रॉफिट हुआ तो, नहीं हुआ तो मत दो, ऐसा। नहीं हुआ तो उस साल नहीं देना है। इसे बोलते हैं अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स, मतलब एक प्रकार से डिपेंडेंट ऑन प्रॉफिट्स बोल सकते हैं, कि टैक्स पे करने के बाद अगर प्रॉफिट बचा तो ही डिविडेंड पे होगा। है ना? मतलब कि प्रॉफिट अगर है तो डिविडेंड देना है एंड में, वरना देने की जरूरत नहीं है, कंपल्शन नहीं है, ऐसा। क्या आपको ये दोनों का फर्क समझ में आ रहा है? कमॉन जल्दी बताइए, आगे बढ़े। नेक्स्ट अगली बात आती है, नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा कि इंटरेस्ट का जो हमारा खर्चा है ना, वो एक टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस होता है। क्या बोला मैंने? इंटरेस्ट इज अ टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस। बेटा ये सब जो कॉन्सेप्ट्स है ना, ये आगे आपको आगे के चैप्टर्स में काम आने वाले हैं, इसलिए मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ठीक है ना। ये हमारे एफएम के बेसिक्स में आएगा, ठीक है, ये बेसिक्स है मतलब एफएम के, ये बहुत ज़रूरी है हमें जानना, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट है कि इंटरेस्ट एक टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस है, बट डिविडेंड इज नॉट अ टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस। चलिए फिर से मैं लिख रहा हूँ इसको। क्या बोला मैंने? मैंने बोला इंटरेस्ट इज अ टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस, ठीक है ना, बट प्रेफरेंस एंड इक्विटी डिविडेंड इज नॉट। मतलब प्रेफरेंस डिविडेंड, इक्विटी डिविडेंड, ये टैक्स डिडक्टेबल नहीं होता है, समझे? अब टैक्स डिडक्टेबल होने का मतलब क्या है वो समझना हमें जरूरी है। चलिए आइए इधर, है ना। और इसलिए मैंने बोला बेटा प्लीज़ आप ये नोट्स को प्रिंट कराइए, है ना, ताकि आप मेरे साथ लिख सको। सिर्फ मेरा चेहरा देखते रहोगे क्लास में तो कोई सेंस नहीं है फिर, है ना। मेरा सिर्फ चेहरा देख के कुछ नहीं होगा, करेक्ट है बात? यस। चलिए ओके, आएंगे इधर, आएंगे इधर।
हम्म, चलिए प्लीज ध्यान दीजिए। बोलते हैं देखो, हमने आपको ना यहाँ पे हमने आपको यहाँ पे दो केसेस दिए हैं। एग्जाम्पल, एक मैं आपको समझा रहा, एग्जाम्पल से समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। दो केस हमने लिए। पहला केस ऐसा है जिसमें हमने इनकम स्टेटमेंट बनाया है कंपनी का, और ये एक ऐसी कंपनी है जिसने लोन नहीं लिया, जिसके पास कोई भी डेट नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है रियल में? बिल्कुल हो सकता है ना। लोन लेना नहीं लेना ये कोई कंपल्शन नहीं कि लोन लेना ही पड़ेगा, डेट लेना ही पड़ेगा, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं होता। तो या तो डेट हो सकता है या नहीं हो सकता, तो इस कंपनी में नहीं है। लेकिन केस टू में जो कंपनी की बात कर रहे हैं उसमें लोन है, उसमें डेट है। ओके, ठीक है। पहले केस वन देख लेते हैं, ठीक है। तो केस वन में क्या है, यहाँ पे डेट नहीं है तो इंटरेस्ट भी देने की कोई बात ही नहीं आई, कोई लोन ही नहीं लिया ना कंपनी ने, ऐसा। ओके, अच्छा, इसको ना एक और मैं आपको थोड़ा टेक्निकल एक वर्ड बता रहा हूँ। ऐसी कंपनी बेटा जिसने कोई लोन नहीं लिया या जिसके पास कोई लोन नहीं है, ऐसी कंपनी को अनलीवर्ड कंपनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनलीवर्ड, मतलब उसने लेवरेज नहीं लिया है, मतलब डेट नहीं लिया है, लोन नहीं लिया है, इसलिए अनलीवर्ड इसे बोला जाता है। और जिस कंपनी में डेट होता है इसे लीवर्ड कंपनी बोलते हैं, समझे? इसे लीवर्ड कंपनी बोलते हैं। ये जो भी मैं शब्द बेटा सब यूज कर रहा हूं ना, ये सब आगे में आपको काम आने वाले हैं। बच्चे जो है ना ये बेसिक्स पे ही ध्यान नहीं देते, फिर आगे ना बार बार यही सवाल पूछते हैं। ठीक है, आइए वापस आइए। तो पॉइंट क्या है, जब जब अनलीवर्ड कंपनी है जिसके पास कोई डेट नहीं है, तो सेल समझो 1000 रुपये, वेरिएबल कॉस्ट 300, कॉन्ट्रीब्यूशन 700, फिक्स कॉस्ट 200। सर ये कहाँ से आए? ऐसा मैंने एग्जाम्पल में अमाउंट्स लिखे, ठीक है ना। ओके, तो पीबीआईटी आया 500 रुपये। अब पॉइंट है लोन नहीं है तो इंटरेस्ट जीरो, तो पीबीटी आया 500, टैक्स आया 30%। तो क्या होगा बताइए, मेरा पैट या ईएटी कितना बचेगा बताओ? यहाँ पे बचेगा पैट या ईएटी 350। क्लियर है बात? यस। लेकिन अब केस टू में देखो, सब सेम है, सेल्स भी सेम, वेरिएबल कॉस्ट भी सेम, कंट्रीब्यूशन भी सेम, फिक्स्ड कॉस्ट भी सेम, पीबीआईटी भी सेम, लेकिन इन्होंने लिया है लोन। इन्होंने लोन लिया हुआ है। समझो ऐसा कि लोन पे जो बेटा इंटरेस्ट है, समझो इंटरेस्ट है एग्जाम्पल 200 रुपये का। समझो इंटरेस्ट है, जो लोन लिया ना उस पर इंटरेस्ट आ रहा है 200 का, ठीक है। चलो 200 नहीं लेता मैं, 150 लेता हूँ। ओके, मतलब मैं कुछ अलग अमाउंट लेना चाहता हूँ। क्या, 100 ले लो, चलो 100 ले लो। ओके, 100 ले लो। कितना? 100 रुपये का इंटरेस्ट है, तो मेरा पीबीटी कितना आएगा? मेरा पीबीटी आएगा 400। और अब मेरा टैक्स निकालो। बोले जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स का अमाउंट होता है ना, इस पे लगता है टैक्स, है ना। कितना है टैक्स? है समझो 30%। तो 400 रुपये का 30% देना है टैक्स गवर्नमेंट को। कितना? 120 रुपये। और अब मुझे बताओ मेरा पैट कितना बचा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, या इसे अर्निंग्स आफ्टर टैक्स बोल सकते हो। कितना बचा बताइए? 280 रुपये। पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि मुझे बताइए इन दोनों केसेस में मेरा अर्निंग पर शेयर ज्यादा कहाँ आएगा? इन दोनों केसेस में से अगर मैं आगे अर्निंग पर शेयर निकालने जाऊं तो अर्निंग पर शेयर ज्यादा कहाँ आएगा? केस वन में है ना, अज्यूम करो कि दोनों का जो टोटल कैपिटल है सेम है, ठीक है ना। बस क्या है, केस वन में सारा का सारा पैसा इक्विटी शेयर कैपिटल का है, केस टू में कुछ पैसा इक्विटी में है, कुछ डेट में है। कहाँ पे अर्निंग पर शेयर ज्यादा आएगा? यस, इस सवाल का जवाब है बेटा कि यहां पे अर्निंग पर शेयर ज्यादा आएगा, यहां पे नहीं। सर ये कैसे होता है वो भी बताऊंगा, ठीक है। बोलते यही चीज है कि जब हम लोन पे पैसा लेते हैं ना, तो लोन पे पैसा लेने से एक फायदा हमें ये मिलता है कि हमारी टैक्स में थोड़ी बचत हो जाती है। पहले जब लोन नहीं था तो टैक्स देना पड़ा 150, जब लोन आया तो टैक्स देना पड़ा 120।
मेरे मेरी टैक्स में कितनी बचत होगी बताओ, टैक्स में मेरी कितनी बचत होगी? बोले 30 रुपए की बचत हो गई। ये सुनो दिख रहा है? पहले जब मेरा क्या बताइए पहले जब लोन नहीं था तो 150 का टैक्स देना पड़ा, अब जब लोन है तो 120 का ही देना पड़ा। तो लोन लेने की वजह से क्या हुआ, टैक्स में बचत होगी 30 रुपए की, पहला फायदा। दूसरा फायदा ये होता है बेटा कि लोन लेने से हमारा अर्निंग पर शेयर का वैल्यू ज्यादा आता है। सर ये कैसे हो सकता है बताएंगे, चलिए एक एक करके आएंगे उस पर भी। पहले मुझे बताओ, ये जो 30 रुपए ना बेटा, 30 रुपए, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं बेटा टैक्स सेविंग ड्यू टू इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं इसे? ये हमारा टैक्स का पैसा क्यों बचा? ये इंटरेस्ट के खर्चे के वजह से। जब ये इंटरेस्ट का खर्चा नहीं था तब टैक्स 150 था, बस जब ये आ गया तो टैक्स कम हो गया, मतलब इसके वजह से ही कम हुआ ना ये टैक्स का अमाउंट। ये क्या है? दिस इज टैक्स, क्या बोलेंगे इसको? तो इसके नाम है, इसको मैं बोल सकता हूं टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट, या इसको मैं बोल सकता हूं टैक्स शील्ड। टैक्स से हमें बचाता है थोड़ा सा, मतलब कम टैक्स पे करना पड़ता है। टैक्स शील्ड ऑन इंटरेस्ट, ठीक है ना? प्लीज ध्यान दीजिए। तो ये क्या बोला बताइए, यहां पे जो है ये जो हमारा 100 रुपए इंटरेस्ट आया ना, इसके वजह से क्या हुआ? इसके वजह से जो है बेटा, प्लीज टाइम पास ना करें, है ना, काम पे ध्यान दो, पढ़ाई पे ध्यान दो। अब देखो ना, अगर ये 100 रुपए नहीं होता तो टैक्स ज्यादा था, मतलब कि ये अमाउंट मैंने माइनस किया तो हुआ क्या, सोचो। पहले 500 रुपए पे 30% लग रहा था। सुनो ध्यान से, पहले बेटा 500 रुपए पे 30% टैक्स लग रहा था, तो टैक्स आया 150। लेकिन इंटरेस्ट आने के बाद 400 रुपए पे ही टैक्स लगा 30%, तो टैक्स आया 120। मतलब क्या हुआ कि इंटरेस्ट के खर्चे के वजह से जो इंटरेस्ट का अमाउंट था ना, इंटरेस्ट का जो अमाउंट था ना 100 रुपए, इस पे 30% का टैक्स, दैट इज 30 रुपीज, ये मुझे पे नहीं करना पड़ा। मतलब ये मेरा बच गया, समझे, ये सेव हो गया। मतलब कि मैं टैक्स शील्ड ऑन इंटरेस्ट या टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट को और कैसे निकाल सकता हूं बताइए, कम ऑन जल्दी। मैं टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट या टैक्स शील्ड ऑन इंटरेस्ट कैसे निकाल सकता हूं? मैं इसको, अगर मुझे जैसे इस क्वेश्चन में डायरेक्टली ये बताना है कि इंटरेस्ट के खर्चे से कितना रुपए का टैक्स सेव होगा, तो क्या करूं? डायरेक्टली इंटरेस्ट का जो अमाउंट है इसे मल्टीप्लाई कर दो टैक्स के रेट से, 30 रुपीज आ जाएगा। चेक करो, इंटरेस्ट के अमाउंट को मल्टीप्लाई कर दो टैक्स के रेट से। 100 रुपए को मल्टीप्लाई कर दो 30% से, क्या आ जाएगा? आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली कितने रुपए का टैक्स बचने वाला है। क्या यहां तक बात क्लियर है ना? बोलते सर बट इसके वजह से तो हमारा प्रॉफिट कम हो गया ना। बताऊंगा, धैर्य रखो, सब आएगा, ठीक है। पहले मुझे बताइए, आपको समझ में आया ये चीज? तो इसको ही बोलते हैं कि इंटरेस्ट इज अ टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस। मतलब कि इंटरेस्ट के खर्चे को हम टैक्स पे करने के पहले माइनस कर सकते हैं। इंटरेस्ट इज अ टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस, मतलब कि इंटरेस्ट के खर्चे को टैक्स पे करने से पहले माइनस कर सकते हैं, और इंटरेस्ट के खर्चे के वजह से फिर कम टैक्स देना पड़ेगा। इसको ही बोलते हैं कि इंटरेस्ट इज अ टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस। तो जितना, अब सोच के देखो, आप सोच के देखो, अगर सुनो, हाँ, अगर मेरा इंटरेस्ट 200 रुपए होता तो मेरी सेविंग क्या और ज्यादा होती क्या? हाँ, अगर मेरा इंटरेस्ट और ज्यादा होता तो समझो मेरा इंटरेस्ट होता 300, तो क्या मेरी टैक्स सेविंग और ज्यादा होती क्या? हाँ, जितना ज्यादा इंटरेस्ट उतना ज्यादा टैक्स सेविंग। लेकिन मुझे बताइए कि क्या डिविडेंड के अमाउंट से टैक्स पे कोई असर पड़ता क्या? मुझे बताइए, क्या डिविडेंड के अमाउंट से टैक्स पे कोई असर पड़ रहा है?
हमने डिविडेंड ज़्यादा पे किया तो टैक्स कम होता क्या? नहीं, डिविडेंड डिविडेंड का अमाउंट तो टैक्स पे करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसमें से डिविडेंड देते हैं। समझ में आ रहा है? तो डिविडेंड के अमाउंट से टैक्स पे असर नहीं पड़ रहा है, इंटरेस्ट की वजह से पड़ रहा है। समझा ना? ओके। तो बोले देखो, इन केस टू ड्यू टू इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर, ये इंटरेस्ट के खर्चे के वजह से हमारा जो है यहाँ पे वी आर एबल टू सेव टैक्स ऑफ रुपीज व्हाट, ऑफ रुपीज 30 लैक्स, है ना? समझो ये फिगर इन लैक्स है, अमाउंट इन लैक्स है। तो हमारा 100 लाख के इंटरेस्ट के वजह से 30 लाख का इंटरेस्ट मेरा सेव हो गया। कैसे निकला ये? इसको क्या बोलते हैं? 30 लाख को क्या बोलूँ? टैक्स सेविंग या टैक्स शील्ड ऑन इंटरेस्ट। कैसे निकलेगा ये? कैसे निकाल सकते हैं हम इसको? बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन डेट। इसको हम कैसे निकाल सकते हैं? इंटरेस्ट ऑन डेट इनटू टैक्स रेट। करेक्ट। मतलब कि 100 लैक्स इंटू 30%, तो मुझे पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली कितने रुपए का मेरा टैक्स बचेगा इंटरेस्ट के वजह से। क्लियर है बात? कमन, क्या ये पॉइंट क्लियर है? ये जो है ना बेटा चीज़, बाद में जब हम एडवांस कॉन्सेप्ट्स करते हैं ना आगे जाके, बच्चा बोलता है अरे सर ये टैक्स डिडक्टेबल का मतलब क्या है? ढोकले छोले भटूरे तो पहले क्या कर रहा था बेटा? ये सब जो मैं अभी करवा रहा हूँ ना आपको, जैसे मैंने आपको ये समझाया, मैं आगे जाके आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी बताऊंगा। मैं आपको क्या समझा रहा हूँ? ये ग्रामर है, ग्रामर। जैसे इंग्लिश सब्जेक्ट में ग्रामर, ग्रामर आएगा बेटा तेरे को, ग्रामर समझेगा तो तू सेंटेंस बना पाएंगा ना, तो बोल पाएंगा ना। तो एफएम की भाषा भी आप तब बोल पाएंगे, एफएम भी तब समझ पाएंगे जब तुम्हारा ये बेसिक क्लियर हो। समझ रहे हैं? चलिए आगे बढ़े। ये क्लियर है बात? मुझे बता, कॉमन डन। अब अगला सवाल मैंने आपको जो पूछा था, मैंने क्या बोला था आपको? मैंने आपको क्या बोला था कि देखो सुनो ध्यान से, समझो अगर मैं मेरे बिजनेस में डेट इशू करता हूं, मतलब मैं लोन लेता हूं बिजनेस में, डिबेंचर्स इशू कर रहा हूं, बॉन्ड इशू कर रहा हूं या बैंक से लोन ले रहा हूं, तो डेट के बढ़ाने से हमें इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ेगा क्या? कॉमन सेंस की बात है। अरे ज्यादा लोन तो ज्यादा इंटरेस्ट का अमाउंट, कम लोन तो कम इंटरेस्ट का अमाउंट, कॉमन सेंस। तो ज्यादा लोन रहेगा तो इंटरेस्ट का खर्चा भी ज्यादा रहेगा, यस और नो? और अगर इंटरेस्ट का अमाउंट ज्यादा रहेगा तो क्या टैक्स सेविंग भी मेरी ज्यादा होगी क्या? इंटरेस्ट का अमाउंट ज्यादा तो क्या टैक्स सेविंग भी ज्यादा होगी इंटरेस्ट के वजह से? हाँ। अच्छा, तो टैक्स सेविंग भी ज्यादा होगी और इसके वजह से ही हमारा जो अर्निंग पर शेयर है ये भी ज्यादा आता है। इसलिए मैंने बोला कि आपका ईपीएस यहां पे ज्यादा आएगा कि यहां पे ज्यादा आएगा? आंसर है यहां पे ज्यादा आएगा। सर यहां पे ज्यादा कैसे आएगा? बस वही अभी बताने वाला हूं, समझे? चलिए तो आइए देखते हैं कि सर ये चीज़ कैसे होती है। ये आपके माइंड में भी सवाल आ रहा होगा ना सर कि यहाँ पे जब हमारा पैट कम आ रहा है तो ईपीएस कैसे ज़्यादा आ रहा है ना? वही तो बोल रहा हूँ, वही समझा रहा हूँ। इधर आइए चलिए। तो अब मैं एक और एग्जाम्पल आपके लिए लाया हूँ, इसलिए हम एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ेंगे, ठीक है ना? चलिए ध्यान दीजिए। हम एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ेंगे, ठीक है? चलिए, रेडी हो आप? रेडी हो आप? एग्जाम्पल के लिए रेडी हो? पेज नंबर 1.4 का इसे जल्दी बताइए, फास्ट। क्या मैं स्टार्ट करूँ? चलिए ओके, ध्यान दीजिए अभी, हाँ मज़ा आएगा।
तो अब देखो मैंने दो कंपनी का अगेन एग्जाम्पल लिया, ठीक है। केस 1 में क्या हो रहा है, दोनों दो कंपनी है, दोनों का टोटल कैपिटल सेम है। अपन बैलेंस शीट बनाते ना बेटा, बैलेंस शीट है ना, इसमें जो कैपिटल वाला जो पार्ट है वो दोनों का सेम है। केस 1 में टोटल कैपिटल 10 लाख है। कैसे कैसे ये कैपिटल मतलब इसको बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या बोलते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या क्या आता है एक बार बता देता हूं मैं आपको। ये जो बैलेंस शीट थी ना अपना पेज नंबर 1.2, ठीक है ना, कैपिटल एम्प्लॉयड जब मैं बोलता हूँ ये होता है, इसको बोलते हैं बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड। कि टोटल कितना पैसा बिजनेस में हमने लगाया है, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस लॉन्ग टर्म डेट, ये चारों को जब मैं ऐड करता हूं इससे मुझे मिलता है कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। इसके बारे में डिटेल और कहाँ आएगी? चैप्टर 3 में, ओके। चलिए क्लियर है। तो अभी मैं क्या बोल रहा हूं, अच्छा जरूर, अच्छा फॉर एग्जांपल अगर किसी कंपनी में रिजर्व एंड सरप्लस नहीं हो, जीरो है, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या आएगा? सिर्फ इसका अमाउंट आएगा। कॉमन सेंस की बात है ना। समझो किसी कंपनी में रिजर्व एंड सरप्लस जीरो है, प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं किया हमने, तो क्या होगा? तो इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म डेट ये हो जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। समझे बात? यस। तो ये क्या हमारा, ये हमारा होता है बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड, ओके ठीक है। तो हमारा फर्स्ट केस में क्या है देखो, फर्स्ट केस में हमारे बिजनेस में टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड है 10 लाख, और कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल है 10 लाख का, कोई रिजर्व एंड सरप्लस नहीं, कोई प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं, कोई लॉन्ग टर्म डेट नहीं। तो केस 1 में जो कंपनी की बात कर रहे हैं उसका टोटल कैपिटल है 10 लाख का, जिसमें सिर्फ क्या है? इक्विटी शेयर कैपिटल, और एक शेयर है बेटा 100 रुपए का। क्लियर यहां तक? अच्छा, अगर एक शेयर 100 रुपए का है तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने होंगे बताओ? 10 लाख का टोटल कैपिटल, एक शेयर 100 रुपए का, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने हो गए? 10 लाख डिवाइड बाय 100। 10 लाख में 6 जीरो होते हैं, 100 में 2 जीरो है, तो 4 जीरो बचेंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा? मतलब कि हमारे पास हो गए 10,000 इक्विटी शेयर्स, ओके। सिंपल, बताइए प्लीज। सिंपल यहां तक है ना, टेंशन मत लो आप, सब क्लियर हो जाएगा बेटा, सब क्लियर होगा, ओके, धैर्य रखें। अब मैं बात कर रहा हूं केस 2 की, ठीक है सॉरी, अब मैं बात कर रहा हूं केस 2। रेडी है? केस 2 में क्या हो रहा है, टोटल कैपिटल यहां पे भी 10 लाख है, लेकिन यहां पे इक्विटी शेयर कैपिटल 7 लाख, लॉन्ग टर्म डेट 3 लाख। समझा? यहां पे भी कैपिटल एम्प्लॉयड, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है? 10 लाख, लेकिन यहां पे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस नहीं है, ठीक है ना, ओके। पर यहां पे इक्विटी शेयर कैपिटल 7 लाख का है और लॉन्ग टर्म डेट है 3 लाख का। समझा? तो क्या ये दोनों कंपनी कंपेरेबल है? आंसर है यस। क्यों? क्योंकि दोनों का कैपिटल एम्प्लॉयड टोटल में सेम है। हाँ, पर इनका क्या फर्क है? किस चीज में फर्क है? इनके कैपिटल स्ट्रक्चर में फर्क है। याद आ रहा है आपको, मैंने पढ़ा था कैपिटल स्ट्रक्चर, कि हमें बिजनेस में कितना पैसा चाहिए पहले वो बताओ, और अब डिसाइड करना कि ये पैसा कहां से लेके आओ, कितना इक्विटी, कितना डेट, कितना प्रेफरेंस, इसे बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। तो क्या ये दोनों कंपनी कंपेरेबल है? आंसर है यस। क्यों? क्योंकि दोनों का टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड सेम है। अगली बात, तो दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क है बेटा कैपिटल स्ट्रक्चर का। इसका जो कॉम्बिनेशन है 10 लाख का पूरा पूरा इक्विटी में है, यहां पे 10 लाख में कुछ अमाउंट इक्विटी में है, कुछ डेट में है। क्लियर है बात? कम ऑन, आपको समझ में आ रहा है? यस, चैप्टर 5, ओके, कैपिटल स्ट्रक्चर, ओके। चलिए, तो यहां पे इक्विटी है 7 लाख की, अगेन पर 100 रुपए का एक शेयर, मतलब कितने शेयर हो गए? कितने शेयर हो गए? नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए बताओ? 7 लाख का इक्विटी शेयर कैपिटल, 100 रुपए का एक शेयर, कितने हो गए नंबर ऑफ शेयर्स? 7,000 इक्विटी शेयर, ओके। क्लियर है? और लॉन्ग टर्म डेट कितना हुआ बेटा? फिर लॉन्ग टर्म डेट कितना? 7 लाख रुपए का इक्विटी, तो लॉन्ग टर्म डेट 3 लाख का है। अच्छा, इस पे इंटरेस्ट कितना? 10%, मतलब 30,000 का इंटरेस्ट आएगा बाद में, ओके। चलिए, डन। तो अब यहां पे देखो, पहले हम केस 1 में सारे अमाउंट्स लिख रहे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए।
EBIT 3 लाख, इंटरेस्ट 0, क्यों? क्योंकि केस 1 में डेट है ही नहीं, तो EBT आ गया। मैं EBT लिखूँ PBT लिखूँ एक ही बात है। ओके ओके। टैक्स है समझो 40%, तो ये टैक्स का जो रेट है ना बेटा, ये क्वेश्चन में दिया रहता है आपको। तो इसमें ऐसा नहीं बोलना सर हमको तो टैक्स में 30% पढ़ाया, हम तो 30, ऐसा नहीं। आपको क्वेश्चन में जो टैक्स का रेट देंगे वो लिखना रहता है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे क्या दिया क्वेश्चन में 40%, तो 40 मानो, ठीक है। तो 40% टैक्स रेट है, तो ये PBT वाले अमाउंट पे 40% निकालो, 1,20,000, सिंपल। ओके। तो EAT आएगा, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, कितना है? 1,80,000, 3 लाख माइनस C। ओके नेक्स्ट। प्रेफरेंस डिविडेंड क्या है? बोलते प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है ही नहीं, तो प्रेफरेंस डिविडेंड आएगा क्या बेटा? नहीं आएगा, तो ये होगा 0। तो जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा वही हो जाएगा EFES, अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। अब EPS कैसे आता है? अर्निंग पर शेयर, याद करो कैसे आता है अर्निंग पर शेयर। जो आपका अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर है, इसे डिवाइड कर दो किससे? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। तो इसको मैंने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 10,000 से डिवाइड कर दिया, तो क्या बचा मेरे पास? EPS क्या बचा? कमॉन 18 रुपीज़ पर शेयर। ये सुनो कमॉन जल्दी। क्या आपको समझा यहाँ पे 18 रुपये पर शेयर EPS कैसा है? मैं वेट कर रहा हूँ, जल्दी बताइए कमॉन गाइस, क्या समझा 18 रुपये कैसा है? अब नेक्स्ट केस देखो, इधर आइए। यहां पे भी समझो केस 2 में भी 3 लाख का PBIT, ठीक है। ओके, माइनस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना है? बोलते 3 लाख का डेट है, 10% का इंटरेस्ट का रेट है, तो ये कितना हो जाएगा इंटरेस्ट बताइए? इंटरेस्ट हो जाएगा बेटा 30,000 रुपये। इंटरेस्ट कितना आएगा? 30,000 है ना, 3 लाख का 10%। ये सुनो, अच्छा तो मेरा EBT या PBT कितना आएगा? ये आएगा 2,70,000। अब टैक्स कितना आएगा? टैक्स आएगा इस अमाउंट पे, बताइए 2,70,000 का 40%, कम ऑन 2,70,000 का 40% कितना आ रहा है? 1,08,000। यस, तो 270 माइनस 108 कितना है? 1,62,000 का आ रहा है मेरा EAT या पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रेफरेंस डिविडेंड है क्या इसमें? इसमें प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ही नहीं है, तो आएगा क्या? नहीं आएगा, तो ठीक है, तो ये 0। अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर कितना है? 1,62,000। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने हैं? पहले 10,000 थे, पर सेकेंड केस में 7,000 इक्विटी शेयर ही है, तो यहाँ पे लिखूंगा 7,000। और अब चेक करो क्या हो रहा है, 1,62,000 डिवाइड बाय 7,000, 23.14 कितना आ रहा है? 23.14। क्या हुआ सर? पैट तो यहाँ पे कम था, पर EPS ज़्यादा कहाँ आया? इस केस में EPS ज़्यादा आया, यही तो बोल रहा था मैं, यही तो बोल रहा था मैं आपको। तो इससे क्या हुआ? क्या हुआ इससे प्रूफ कि देखो भाई, अगर मैंने बिजनेस में डेट लिया, बिजनेस में लोन लिया, इससे क्या होता है? इससे इंटरेस्ट का खर्चा तुम्हारा बढ़ता है, इससे तुम्हारी टैक्स सेविंग बढ़ती है, इससे तुम्हारी टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट ये बढ़ता है, और इससे तुम्हारा अर्निंग पर शेयर भी बढ़ता है, अर्निंग पर शेयर भी बढ़ता है। अब आप बोलेंगे, अब मुझे बताओ, जैसे आपको अगर मैं बोलूं आप कौन से कंपनी में पैसा लगाना चाहोगे? इसमें जिसका EPS 18 है, या इसमें जिसका EPS 23.14 है? बताइए कहाँ पे पैसा लगाना चाहोगे? अब एक बच्चा बोलेगा सर देखो, कॉमन सेंस की बात तो ये बोलती है कि पर शेयर मेरी कमाई कहाँ ज़्यादा हो रही है, पर शेयर मेरी कमाई कहाँ ज़्यादा हो रही है?
इस कंपनी सेकंड कंपनी में ना, तो यहीं पे पैसा लगाना ज़्यादा अच्छा है। बच्चा बोलेगा सर लेकिन टोटल पैट तो यहाँ पे ज़्यादा है ना। बच्चा बोलेगा सर लेकिन टोटल पैट तो यहाँ पे ज़्यादा है। तो ढोकले तेरे को उससे क्या लेना देना, तो ये देखना तेरे को कितना मिल रहा तो ये देखना तेरे को कितना मिल रहा। अब आप ऐसा समझो ठीक है ना, आप ऐसा समझो ठीक है। चलिए, तो आपके घर पे बेटा समझो केक आया, केक आपके घर पे केक आया, ठीक है। तो आपके घर पे केक आया, अब हुआ क्या ना, उस दिन आपके घर पे ना बेटा बहुत ज़्यादा मेहमान आ गए। अब घर पे केक पड़ा था तो मेहमानों को भी केक खिलाना पड़ेगा ना, आपके मेहमान, कजिन्स, आपके दोस्त सब घर पे आ गए। तो क्या हुआ, उस केक के टुकड़े बहुत ज़्यादा हुए, उस केक के टुकड़े बहुत ज़्यादा हुए। इतने ज़्यादा टुकड़े हुए, इतने ज़्यादा टुकड़े हुए कि भले ही केक बड़ा था, समझो केक था 2 किलो का, केक बड़ा था, पर तुमको खाने को बहुत ही छोटा पीस मिला। फर्स्ट केस, दिस इज फर्स्ट केस, ठीक है ना। अब सेकंड केस में देखो क्या हुआ। सेकंड केस में केक है बेटा 1 किलो का, तो केक का टोटल साइज छोटा है, पर अब यहां पे ये केक बटने वाला है कम लोगों में। समझो आप घर पे 4 ही लोग हो, मम्मी पापा आप और भाई बहन जो भी। अब क्या हो रहा है, अब आपको भले ही केक का साइज छोटा है टोटल में, उसका क्या करना है, पर तेरे को खाने को तो ज्यादा मिल रहा है। तो कौन सा ज्यादा अच्छा केस है, हमको इससे कुछ लेना देना है क्या कि टोटल केक का साइज क्या है। भैया हमको खाने को कितना मिल रहा है ये बता। हमको तू केक कितना भी बड़ा ला ले, इतू सा खाने को मिल रहा तो क्या मतलब। हाँ, पर केक छोटा भी रहा पर खाने को ज्यादा मिल रहा। हाँ भैया ये ज्यादा अच्छा। आपको समझा मैं क्या बोल रहा हूँ, हेलो जल्दी समझ में आया। तो केक कौन सा बड़ा है वो मैटर नहीं कर रहा है, वो मैटर करता हमको कितना मिल रहा, हमारी कमाई कितनी हो रही भाई। ये बोलेगा भाई हम तो 180 कमा रहे, अरे पर शेयर तो 18 रुपये आ रहा ना। ये बोल रहा हम 162 कमा रहे पर शेयर 23.14 आ रहा। भैया ये ज्यादा अच्छा है। हाँ बोलते सर लेकिन अगर ईबीआईटी जो है ना। हाँ अब सुनिए मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। अब आ रहा हूँ मैं आपके डाउट पे आ रहा हूँ, रुकिए ठीक है ना। हाँ प्लीज़ ध्यान दीजिए, ठीक है ना। अब मुझे एक बात बताओ, अब एक काम करते हैं अपन, ठीक है ना, अपन यही एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, और इसमें जो है ना और लोन बढ़ाने की कोशिश करते हैं। लेट्स सी क्या होता है, और लोन बढ़ाते हैं। जैसे ये 7 लाख और 3 लाख था ना, एक काम करते हैं 6 लाख कर देते इसको, और इसको 4 लाख कर देते हैं। थर्ड केस, अभी भी टोटल कैपिटल 10 लाख ही है, पर मैंने लोन और बढ़ा दिया। मैंने क्या किया, और 3 लाख का लोन ले लिया समझो, तो टोटल 6 लाख का लोन हो गया। और ये जो पैसा आया ना, इन पैसों से मैंने इक्विटी वालों को रीपे कर दिया, 3 लाख रुपए रीपे, तो कितना बचा 4 लाख। तो अब इक्विटी 4 लाख, डेट कितना 6 लाख, ठीक है। देखते हैं क्या होता है, लेट्स सी आइए, लेट्स सी, मुझे नहीं पता, लेट्स सी देखते हैं। तो अभी मैं लिख रहा हूं केस 3, ठीक है ना, लेट्स सी केस 3, ठीक है। क्या बोला मैंने, अब जो है, अब हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल विल बी ओनली 4 लैक्स, है ना, 100 रुपए का एक शेयर। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे नंबर ऑफ शेयर्स, 4000 शेयर्स। ये सुनो क्लियर यहाँ तक, आगे बढ़े, क्लियर यहाँ तक। अच्छा नेक्स्ट अगली बात, और दूसरा क्या है, डेट है मेरे पास 10% का इंटरेस्ट रेट है, और डेट अभी 6 लाख रुपए का है, ठीक है। अब क्या होगा, लेट्स सी। तो सेम बाकी सब डेटा सेम रहेगा, ठीक है। ईबीआईटी कितना था ईबीआईटी 3 लाख था, है ना। तो ईबीआईटी हमारा 3 लाख है समझो, ठीक है। हाँ ओके करेक्ट, ओके। इसमें से माइनस कर रहा हूँ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कैसा आएगा, अब आएगा 6 लाख का 10%, कितना आएगा 60,000 रुपये, 2,40,000। क्या आएगा मेरा ईबीटी, अर्निंग्स बिफोर टैक्स या प्रॉफिट बिफोर टैक्स, एक ही बात है, ओके नेक्स्ट। फिर क्या करूँ, मेरा टैक्स था बेटा 40%,
तो 2,40,000 का 40% कितना है? 96,000। करेक्ट। तो क्या बचेगा मेरा? अर्निंग्स आफ्टर टैक्स या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बोल सकता हूँ, ठीक है ना। तो ये आ रहा है 1,44,000। इसको इसमें से माइनस करूंगा प्रेफरेंस डिविडेंड, पर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल तो है ही नहीं, तो प्रेफरेंस डिविडेंड विल बी 0। तो इतना ही अमाउंट मेरा क्या हो जाएगा? EFES का। इसको डिवाइड कर दूंगा मैं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, तो क्या हो रहा है चेक करो। अब तो 4,000 शेयर ही है, तो अब क्या हो रहा है? अब मेरा अर्निंग पर शेयर आ रहा है 1,44,000 डिवाइडेड बाय 4। कितना आ रहा है? आई सर, मतलब ये तो कितनी बढ़िया बात है। हम क्या करेंगे, जैसे जैसे डेट बढ़ाते जा रहे हैं तो इंटरेस्ट का अमाउंट बढ़ रहा, टैक्स में बचत मेरी बढ़ रही है, टैक्स का पैसा कम देना पड़ रहा है, टैक्स बचत ज़्यादा हो रही, और EPS मेरा बढ़ते जा रहा है। सर एक काम करो ना, एक काम करो सर, फिर क्या करेंगे, कंपनी में जब भी पैसा चाहिए ना, कंपनी में जब भी पैसा चाहिए हम क्या करेंगे, हम तो हमेशा लोन ही बांटेंगे। पर ढोकले, यही तो मजे की बात है ना बेटा। बेटा देखो, बोलते हैं लोन जो ना, लोन लेना ये क्या है, इट इज़ अ टाइप ऑफ डबल एज्ड स्वॉर्ड, दो धारी तलवार। या और सिंपल भाषा में बोलूँ बेटा, ये ना ये शक्कर की तरह है, ठीक है ना। देखो मीठा खाने से मज़ा बड़ा आता है, डेट लेने से मज़ा आएगा तुमको, है ना, EPS तुम्हारा बढ़ेगा। पर अगर तुमने ज़्यादा मीठा खा लिया तो फिर डायबिटीज़ हो सकता है। वैसे ही तुम ज़्यादा डेट लोगे ना, ओके तेरा EPS बढ़ेगा, लेकिन एक पॉइंट के बाद अगर तुमने और डेट लेते गए तो तुम्हारा फाइनेंशियल रिस्क भी तो बढ़ रहा है। व्हाट इज़ फाइनेंशियल रिस्क? अगर तुम सफिशिएंट पैसा नहीं कमा पाए तो लोन पे जो इंटरेस्ट का अमाउंट है वो पे करने के लिए तुम्हारा EBIT ही सफिशिएंट नहीं रहा तो, समझ में आ रहा है। तो डेट लेने से फायदा होता है यस, लेकिन बहुत ज़्यादा डेट तुमने लेना चालू कर दिया तो गड़बड़ भी हो सकती है। बोलते हैं कि साइमल्टेनियसली तुम देखो, जैसे जैसे डेट बढ़ेगा ना, इंटरेस्ट का अमाउंट बढ़ेगा, टैक्स सेविंग बढ़ेगी, EPS बढ़ेगा, अच्छी बात है, लेकिन फाइनेंशियल रिस्क भी बढ़ेगा। इसीलिए वी कैनॉट जस्ट गो ऑन इंक्रीजिंग डेट। बोले डेट लेने से EPS बढ़ रहा तो बस डेट लेते जाओ लेते जाओ, अरे ढोकले तेरा फाइनेंशियल रिस्क बढ़ रहा। डेट क्या होता है याद करो, डेट क्या होता है, सबसे ज़्यादा डेट क्या है, सबसे ज़्यादा रिस्की है तुम्हारे बिजनेस के लिए, क्योंकि तुम्हें प्रॉफिट हो या लॉस हो वो डेट डिबेंचर होल्डर को, बैंक वालों को नहीं समझ में आता। वो बोलेगा भाई मेरे को मेरा इंटरेस्ट का पैसा होना, तो तू तेरा देख, तेरे को प्रॉफिट हो रहा लॉस तू देख, मेरे को मेरा इंटरेस्ट होना। ये समझ में आ रही बात है क्या? और कौन जल्दी बताइए, यस और नो। यस यस, मुझे बताइए जल्दी से। हाँ तो इसलिए क्या है, प्लीज मुझे बताइए। यस कमॉन। तो इसलिए क्या है, यस कमॉन। तो यहाँ पे प्लीज देखें, तो पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि हेंस इसलिए फाइनेंस मैनेजर को जब वो सिलेक्ट कर रहा है अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को, जब वो सिलेक्ट कर रहा है कि कहाँ से कितना पैसा मुझे लेके आना चाहिए, उसको ये तीनों चीज़ों पे फोकस करना पड़ता है कि भाई देख, मेरा रिस्क जो है ना वो एक टॉलरेबल लिमिट से ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, मेरा जो है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर का कंट्रोल बहुत ज़्यादा कम, बहुत ज़्यादा डाइल्यूट नहीं होना चाहिए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिनिमम रहना चाहिए। याद आ रही ना बातें, ये तीनों को वो बैलेंस करने की कोशिश करता है हमेशा, और इसके हिसाब से अपने बिजनेस के लिए कौन सा कैपिटल स्ट्रक्चर बेस्ट है वो चुनता है। करेक्ट।
यहाँ पे बेटा आपका बेसिक्स का जो पार्ट है एफएम का वो यहाँ पे एंड होता है। यस, आई होप कि आपको मज़ा आया होगा, राइट। अब हमें जो है हमें अब स्टार्ट करना है, क्या बताइए। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द टॉपिक ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। क्या रेडी है, मुझे बताइए। इसमें ना धीरे धीरे हम क्या करेंगे, हम और एडवांस आगे में जाएंगे, ठीक है ना। हाँ बेटा प्राइसेस जो है हमारे बैचेस के ऑब्वियसली वो चेंज तो हो गए समय के साथ, ठीक है ना जी। तो आप क्या कर सकते हैं, आप जो है आप सपोर्ट फॉर्म फिल करें और हमारे टीम से बात कर ले, ठीक है ना। तो इसलिए जब प्राइसेस जब कभी कम होती है बैच की तो तब आपको एनरोल कर लेना चाहिए ना फिर, है ना। चलिए आएंगे वापस। सर ईपीएस किसका पॉइंट ऑफ व्यू होता है बेटा, ऐसा कोई पॉइंट ऑफ व्यू वाली बात नहीं है। दोनों के ही पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं ना। ईपीएस तो दोनों को ही अच्छा लगता है, अर्निंग पर शेयर ज़्यादा होना तो अच्छी बात ही है, ठीक है ना। हाँ पर वो क्यों ज़्यादा है, तुमने ज़्यादा लोन लिया है इसलिए ज़्यादा है। हाँ तो फिर वो एक क्या बताए एक अलार्मिंग चीज़ भी होती है, ठीक है ना। चलिए आइए इधर। यस चलिए स्टार्ट करें। हाँ इंडिविजुअल के लिए ले सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ अब क्या होता है ना बेटा, सुनना इस बात को। कुछ बच्चों को ना ये ना वो बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। कुछ बच्चों को क्या लगता है कि सर हमने तो मैथ्स फॉर फाइनेंस, है ना, ऐसा नाम है टॉपिक का, इन सीए फाउंडेशन मैथमेटिक्स। सर हमने तो सीए फाउंडेशन में मैथ्स और फाइनेंस पढ़ा है, सर हमने तो बहुत खतरनाक पढ़ा है सर, मेरे को तो सब पता है। प्लीज़ प्लीज़ मेरी बात समझिए। मैं आपको यहाँ पे यस ऑब्वियसली टाइम वैल्यू ऑफ मनी में जो आपको वहाँ पे पढ़ाते हैं प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, एनुटी, यही सब बातें आने वाली है यहाँ पे। लेकिन इसका एक अलग पर्सपेक्टिव आपका डेवलप करना है मुझे। मैं आपके माइंड में अब एक अलग नज़रिया एफएम के नज़रिए से हम इस टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं। होता क्या है ना, हम सीए फाउंडेशन लेवल पे इस टॉपिक को पढ़ते हैं एमसीक्यू सॉल्व करने के नज़रिए से। हम सिर्फ एमसीक्यू सॉल्व के नज़रिए से पढ़ते हैं वहाँ पे। लेकिन हमें अब एफएम में इसको कैसे यूज़ करते हैं, एफएम में इसको हम कैसे और मतलब इसका क्या लॉजिक बनता है वो हमें समझना ज़रूरी है। आपको समझ में आ रही बात है। मैंने ऐसा देखा है ना, हमारे प्रीवियस बैचेस में मैं जब ये टॉपिक पढ़ाता हूँ ना, बच्चे को लगता है इनिशियली अरे यार सर ये तो हमने किया है, अरे सर। फिर बाद में जब आगे के एडवांस चैप्टर्स आते हैं ना, जैसे एफएम चैप्टर 7 इन्वेस्टमेंट डिसीजन, आप अपने सीनियर से पूछने लगे तो ठीक है ना, उसमें जब मैं बेसिक चीज़ें यूज़ करता हूँ ना, सब फॉर्मूला यूज़ करता हूँ या कुछ मैं डायरेक्टली कोई चीज़ को करने जाता हूँ तो अरे सर ये कैसे हुआ, मतलब ढोकले तेरे को पहले ही तो पता था टाइम वैल्यू ऑफ मनी में। तो कृपया करके आप जो है ना बेटा ये ओवर कॉन्फिडेंस में ना रहे कि हमको तो सर सब मालूम है। अरे यार सर बेटा सुन ले, मैं अगर आपको बता रहा हूँ तो इसका कोई रीज़न होगा ना, मेरे को क्यों टाइम पास करना है, नहीं बताता ना आपको मैं। अगर मुझे लगता कि सीए फाउंडेशन के बच्चों को जो है ये एफएम के पर्सपेक्टिव से आता है, अगर सीए फाउंडेशन के बच्चों के एफएम के पर्सपेक्टिव से ये चीज़ आती होती तो मैं नहीं बताता। मुझे मालूम है, विद एक्सपीरियंस में देखा हुआ है मैंने चीज़ कि बच्चे इसमें गड़बड़ करते हैं। इसलिए मुझे आपके माइंड में जो चीज़ें सेट करनी हो सेट करने दो, इस बात को समझो आप। पहले आपको इनिशियल एक सेशन में लगेगा और सर ये तो बेसिक था, ये तो सर हमको मालूम था, पर जब आगे सेशन बढ़ेंगे ना तब तेरे को समझेगा कि मैं क्यों करवा रहा था ये। तो पेशेंस रखो, विश्वास रखो, देखो पहले। क्लियर है बात। चला आइए इधर। तो हम यहाँ पे सीए फाउंडेशन के एमसीक्यू सॉल्व नहीं करने वाले हैं, हम इसमें ये देखेंगे कि कैसे वो फॉर्मूलाज जो हैं वो क्यों वैसे हैं और वो फॉर्मूला क्या बता रहे हैं, उसी चीज़ को करने का क्या दूसरा तरीका भी है क्या, उसी चीज़ को यूज़ करके हम और कहाँ कहाँ पे कुछ दूसरी चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है ना। तो फिर भी अगर कुछ बच्चे तो अपना ज्ञान देंगे ही, है ना, कुछ बच्चे होते ही हैं। आप है ना, हम सीए फाउंडेशन पास कर लेते हैं, हमें बहुत ही ऐसा ज्ञानी फील होता है कि हमने बहुत ही खतरनाक चीज़ कर ली। फिर बाद में आगे जब क्या बताइए एडवांस चीज़ें आएंगी तब दिक्कत होती है। तो आपकी मर्जी है भाई, है ना। मेरे हिसाब से
अगर आपको एफएम समझना है तो ये टाइम वेल ऑफ मनी देखना पड़ेगा, ठीक है, बाकी आपकी मर्जी। आइए धन, चलिए तो सिंपल भाषा में आइए, लेट्स गेट स्टार्टेड। यस, रेडी है आप लोग? कम ऑन, मुझे बताइए क्या स्टार्ट करूं। अभी आज हम थोड़ा बेसिक ही देखेंगे उसका एकदम, और फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। कल से फिर थोड़ा उसके आगे की बातें चालू होगी, ठीक है। अभी थोड़ा समय भी कम बचा है क्लास का। चलिए, रेडी, पक्का? चलिए मुझे बताइए नाउ, आइए जल्दी से देखेंगे। बोलते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ध्यान दीजिए। टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या बोलता है? बोलता है भैया वैल्यू ऑफ रुपी वन, वैल्यू ऑफ रुपी वन टुडे इज ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ सेम रुपी वन इन फ्यूचर। बोलते हैं आज के 1 रुपए की वैल्यू ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द वैल्यू ऑफ रुपी वन इन द फ्यूचर। सिंपल भाषा में अगर मैं आपको एक बात बोलूं, मुझे एक बात बताइए, चलो एक बात करते हैं हम, ठीक है। क्या हुआ, हम एग्जाम्पल लेते भूमि का, ठीक है। तो भूमि जो है वो क्या करती है, भूमि जो है ना वो समझो जॉब करती है टाटा, है ना, टाटा की कंपनी में, टीसीएस में, ठीक है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। यहाँ पे भूमि जो बेटा जॉब कर रही है, ठीक है ना। अब वो जॉब में बहुत अच्छा काम करते हो कंपनी में, राइट। तो इससे जो मैनेजर्स होते हैं कंपनी के, वो बोलते हैं कि भूमि हम ना आपको बोनस देंगे, हम आपको बोनस देंगे 5 लाख रुपए का बोनस, मतलब जो तुम्हारी सैलरी तो मिलेंगी, अलग से 5 लाख मिलेंगे, ऐसा समझ में आ रहा है? 5 लाख का तुमको क्या मिलेगा, बोनस मिलेगा। लेकिन भूमि तुम्हारे पास ये ऑप्शन है, या तो तुम ये 5 लाख का बोनस आज ले सकते हो, या तो ये सेम 5 लाख रुपए सेम आप एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर भी ले सकते हो, या एट द एंड ऑफ 1 ईयर, मतलब कि 1 साल के एंड में भी ये 5 लाख रुपए ले सकते हो। मतलब आपके पास ऑप्शन है, तेरे को आज 5 लाख होना आज ले जा, या 1 साल के बाद ले जा। तो आप मुझे बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन ज़्यादा बेटर है भूमि के लिए? क्या उसे आज के आज ये अमाउंट ले लेना चाहिए, या 1 साल बाद भी लिया तो चलता? क्या प्रॉब्लम है, सेम ही तो अमाउंट है। अरे आज 5 लाख मिले कि 1 साल बाद मिले, एक ही तो बात है। क्या लगता है आपको, आज ले लेना चाहिए 5 लाख के 1 साल बाद लेना चाहिए? क्या लगता है? अरे बाद में लो ना, बाद में लो आराम से, कंपनी के पास ही तो पड़ा है पैसा, कंपनी के पास ही तो ले पड़ा है पैसा। हाँ बोलते नहीं सर आज ही होना, आज ही होना बोलते हैं। सर कल फिर कंपनी का, सर कल मैनेजर मतलब कुछ समय बाद जो है मैनेजर का मन बदल गया तो, है ना, हाँ मैनेजर का मन बदल गया तो सर हमको तो आज ही होना है ना। हाँ लेकिन इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है बेटा, सिंपल बात है कि ये पैसा आज अगर मिल जाए ना तो भूमि के लिए ज़्यादा बेटर चीज़ होगी। क्यों? क्योंकि भूमि क्या कर सकती थी, आज ये 5 लाख रुपए जैसे ही उसको मिलेगा ना, वो इसको कहीं पे जाके इन्वेस्ट कर सकती थी। समझो आपने बैंक में फिक्स डिपॉजिट बना लिया, आपने स्टॉक मार्केट में लगा दिया पैसा, आपने म्यूचुअल फंड ले लिया, तो आज अगर आपको 1 लाख रुपए, सॉरी 5 लाख रुपए मिल जाते ना, तो आप ये 5 लाख रुपए समझो बैंक में एफडी बना लेते, और आपको बैंक में समझो 10% का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 1 साल के बाद यही 5 लाख की वैल्यू 5.5 लाख हो जाती। मतलब आप एक्स्ट्रा 50,000 कमा सकते थे अगर आज के आज आपको ये पैसा मिल जाता तो। और वही अगर तुम ये पैसा आज नहीं लेते तो ये 5 लाख रुपए जब 1 साल बाद मिलते तो उसके अमाउंट 5 ही लाख रहता ना, ये आपको एक्स्ट्रा कमाने का मौका नहीं मिल पाता। ये समझ में आ रही बात है? ये एक चीज़ हो गई। दूसरा प्रॉब्लम क्या है, दूसरा प्रॉब्लम क्या है? ये तो पहली बात है कि हम ये पैसों को कहीं इन्वेस्ट करके कुछ कमा सकते थे, इसलिए आज पैसा ले लेना ज़्यादा बेटर है। ओके, दूसरा क्या है बात, दूसरी बात क्या है? दूसरी बात है बेटा इन्फ्लेशन, महंगाई। आज बेटा जो चीज़ें 5 लाख रुपए में आती है बाद में भी वो आ जाए, इसकी ये ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल समझो आज अगर टाटा की कोई कार लेते हैं, कौन सी है यार उसकी, पंच एग्जाम्पल, ठीक है ना। समझो आज अगर टाटा की पंच या टाटा की कोई कार है जो आज 5 लाख रुपए में आती है,
तो ज़रूरी नहीं है कि 1 साल बाद भी वो 5 लाख रुपए में आ जाए, क्योंकि चीज़ें महंगी होती जाती है समय के साथ साथ। पहले जो चीज़ें 5 लाख में आती थी, बाद में भी वो 5 लाख में, वो ज़रूरी नहीं है। जैसे हम अगर और सिंपल एग्जांपल ले, मेरे स्कूल में ना बेटा कैंटीन थी, है ना, कैंटीन। वहाँ पे मैं जब छोटा था, फर्स्ट या सेकंड स्टैंडर्ड में था, तब वहाँ पे समोसा बेटा मिलता था 10 रुपये प्लेट। फिर जैसे जैसे मैं बड़ा होते जा रहा था, वैसे वैसे जो है कैंटीन में समोसे का रेट भी बढ़ते जा रहा था। पहले 10 रुपये का समोसा आता था, और अब जो है 50 रुपये, 60 रुपये, 70 रुपये प्लेट समोसा हो गया है। अब तो 10 रुपये में वो सिर्फ चटनी देता है। समझा? मतलब कि पैसों की वैल्यू जो है वो समय के साथ साथ क्या होती है, गिरते जाती है। पहले जो चीज़ें 10 रुपये में आती थी, अब वही सेम चीज़ें 10 रुपये में नहीं आती। ये सुनो, हम बहुत बार, मतलब हमारे पेरेंट्स भी हमें बहुत बार ऐसा एग्जाम्पल देते हैं कि उनके ज़माने में, क्या बताओ, उनके ज़माने में तो मसाला डोसा या डोसा जो है बोले 10 रुपये में आता था, 5 रुपये में आता था। आज डोसा खाने जाओ 200-250 रुपये का डोसा आता है। समझ में आ रहा है? मतलब क्या है कि समय के साथ साथ चीज़ें महंगी होते जाती हैं। तो आज जो चीज़ें 10 रुपये में आती है, वही सेम चीज़ें 1 साल बाद 10 रुपये में आएंगी नहीं। इसलिए क्या बेटर है कि भैया आज हमें पैसा मिल जाए, हम क्या करेंगे, हम आज या तो ज़्यादा चीज़ें खरीद पाएंगे, या हम आज इन पैसों को इन्वेस्ट करके कुछ अमाउंट भी कमा सकते हैं। और वही अगर ये सेम 5 लाख मुझे 1 साल के एंड में मिलता, तो मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं खरीद पाता, एंड मेरा जो मैं रिटर्न कमा सकता था वो भी मेरा लूज आउट हो जाएगा। समझे? तो इधर आइए, क्या बोल रहा हूँ मैं, वैल्यू ऑफ 1 रुपी टुडे इज व्हाट इज ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ सेम 1 रुपी इन द फ्यूचर। तो आज का 1 रुपये की वैल्यू ज़्यादा है फ्यूचर के 1 रुपये से, ऐसा। नेक्स्ट बोलते दैट इज द वैल्यू ऑफ अमाउंट ऑफ मनी इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट टाइम पीरियड्स। आगे बढ़ेंगे, बोलते सिंस मनी रिसीव टुडे हैज़ मोर वैल्यू, है ना, रैशनल इन्वेस्टर्स, मतलब जो व्यक्ति लॉजिकली सोचते हैं, वो हमेशा क्या बोलेंगे, भैया अगर मुझे पैसा कभी मिलने वाला है तो भैया आज का ले जाए, आज का मुझे दे दो, ऐसा। रैशनल इन्वेस्टर वुड ऑलवेज प्रेफर करंट रिसीट्स ओवर फ्यूचर रिसीट्स। जैसे मैंने आपको पूछा, आप सब रैशनली आपने सोचा, लॉजिक लगाया कि मैंने बोला भूमि को आज ये पैसा ले लेना चाहिए कि 1 साल बाद, बोले सर आज क्या ले लो, आज मिल रहा ना, ले लो चुपचाप, है ना, ऐसा। ध्यान दीजिए, प्लीज ध्यान दीजिए। तो क्या बोल रहे हैं, बोलते हैं दस इफ वी बोरो 1 लाख फ्रॉम बैंक फॉर 1 ईयर, at the end of 1 year at maturity we will have to repay to bank an amount greater than 1 lakh, say 1,10,000। आई बोलते समझो अगर आपने आज बैंक से लोन लिया 1 लाख रुपए का, और 1 साल बाद आपको उसको रिपे करना है, तो क्या सिर्फ 1 लाख ही वापस करोगे क्या? बैंक बोलेगा ढोकले, जो 1 साल तूने पैसों को यूज किया उसका इंटरेस्ट। ये सुनो, बताइए कम जल्दी है ना। बोलते हैं द एक्सेस अमाउंट वी हैव टू पे 10,000 over and above the principal amount is what is it is called as the interest। बैंक वाला क्या बोलता है, मैंने तेरे को 1 साल पहले 1 लाख दिए थे, तो 1 साल बाद जब ये अमाउंट मुझे रीपे करेगा, अब 1 लाख की वैल्यू 1 लाख नहीं रही। तूने 1 साल जो पैसा यूज किया, वो पैसों को यूज करने का खर्चा तुझे देना पड़ेगा, दैट इज व्हाट, दैट इज इंटरेस्ट। यस और नो? हाँ, आइए। बोलते हैं बैंक और एनी लेंडर चार्जेस इंटरेस्ट फॉर द यूज ऑफ देयर मनी, बिकॉज क्या, बिकॉज ऑफ सम रीजंस। पहली बात है बेटा टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जो हम अभी पढ़ ही रहे हैं। बोलते हैं पॉइंट यह है कि बैंक वाले इंटरेस्ट चार्ज क्यों करते हैं, बोलते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी विल बी व्हाट, विल बी मोर देन व्हाट, द सेम अमाउंट रिसीव्ड इन फ्यूचर। अगला रीजन है बेटा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। समझो अगर बैंक वाला तुमको 1 लाख नहीं देता, वो वही 1 लाख किसी और को दे के या कहीं और इन्वेस्ट करके कुछ कमा सकता था, पर उसने तुमको 1 लाख दे दिए, तो वो जो कमा सकता था नहीं कमा पाया ना, तो अब तुमसे ही कमाएगा ना, वो तुमसे ही इंटरेस्ट लेगा फिर, ऐसा। अगली बात है बेटा इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब क्या, महंगाई। आज जो चीज़ें 1 लाख में आती है, 1 साल के बाद वही सेम चीज़ें 1 लाख रुपए में नहीं आ पाएंगी, चीज़ें महंगी होते जाती है समय के साथ साथ। ये सुनो, कम ऑन। बोलते हैं इन्फ्लेशन मीन्स फॉल इन द परचेसिंग पावर ऑफ मनी। फॉल इन द परचेसिंग पावर मतलब आज अगर 10 रुपए का, या समझो आज अगर 20 रुपये प्लेट समोसा आता है,
तो 1 साल बाद या कुछ समय बाद सेम समोसा 20 रुपए में नहीं आ पाएगा। मतलब पैसों की वैल्यू समय के साथ साथ गिरते जाती है। तो बोलते हैं अर्लियर वेन योर पेरेंट्स वर यंग दे यूज टू बाय 1 प्लेट समोसा फॉर 5 रुपीज, बट नाउ इन 5 रुपीज यू गेट ओनली इट्स चटनी। या सुनो, बोलते सर देखो मुझे ना यार यही चीज़ में इरिटेशन होता है, आप लोग कुछ बच्चे ना समझ ही नहीं पाते इस चीज़ को। मैं आपको यहाँ पे कहाँ कितनी क्या बातें हम कर रहे हैं, इसमें क्या तुम घुसाते हो यार। अब बोलते सर डाउट कहाँ से होते हैं लाइव क्लास ने, उसमें क्या ये सब बातें हमने लेक्चर 1 में की थी कि नहीं? इसलिए हम लेक्चर 1 में पहले पूरे आधा घंटा 40 मिनट ये सब बातें करते हैं। आपको पहले ही बेटा बोला गया है कि हमारे एप्लीकेशन में एक डाउट पोर्टल होता है। आप चाहे लाइव क्लास लो या ड्राइव क्लास लो, रिकॉर्डेड लो या लाइव क्लास लो, आपको एप्लीकेशन में स्टडी डाउट्स का एक अलग से सेक्शन दिया है। आप वहाँ पे टाइप कर सकते हो आपका डाउट और हम तक वो पहुँचता है और हम 1-2 दिन में उसका रिप्लाई देते हैं एप्लीकेशन पे ही। तो चाहे कोई भी बच्चा हो, वो उसने एनरोल किया बैच में तो उसको स्टडी डाउट्स हमारे डाउट पोर्टल का एक्सेस मिलता है। क्लियर है बात? तो लाइव क्लास आप लगाएंगे तो लाइव में भी पूछ सकते हैं, डाउट पोर्टल पे भी पूछेंगे, रिकॉर्डेड लेंगे तो डाउट पोर्टल पे पूछ लो। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट बात है बेटा रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर क्या है? बोलते हैं बैंक वाला तुम्हें पैसा जब लोन पे देता है तो इंटरेस्ट क्यों लेता है? बोलते हैं रिस्क की वजह से। बोलते देयर इज ऑलवेज अ रिस्क दैट बोरोवर में गो बैंकरप्ट और डिफॉल्ट ऑन लोन। अब बैंक लेंडर चार्जेस मोर इंटरेस्ट फॉर टेकिंग मोर रिस्क। बोलते हैं बैंक बोलता है भाई देख, मैं तेरे को जब 1 लाख रुपए दे रहा हूँ आज, तो मैं एक रिस्क उठा रहा हूँ, तू कल जाके भग गया तो। अब मैंने ये 1 साल का रिस्क उठाया, मैं तुझे 1 साल के लिए 1 लाख रुपए लोन पे दे रहा हूँ, मैं रिस्क उठा रहा हूँ कि तू कल जाके भग गया तो मैं कहाँ तेरे को देखते बैठूंगा। तो यार मैंने इतना रिस्क उठाया तो इसके बदले मुझे कुछ ना कुछ तो अमाउंट होना, दैट इज इंटरेस्ट। ऐसा क्लियर है बात? तो बोलते हैं इंटरेस्ट क्या है? बोलते हैं इंटरेस्ट इज द प्राइस पेड बाय अ बोरोवर फॉर द यूज ऑफ लेंडर्स मनी। बोरोवर मतलब जो बैंक से लोन ले रहा है, लेंडर मतलब बैंक जो लोन दे रहा है। बोलते हैं पैसों को अगर हम कभी पैसा लोन पे लेते हैं तो वो लोन के पैसों को यूज करने के लिए हमें क्या देना पड़ता है? इंटरेस्ट देना ही पड़ता है। यस ओके आगे बढ़े। ये जो इंटरेस्ट का अमाउंट है ना, बोलते हैं इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 3 थिंग्स, प्रिंसिपल अमाउंट, टाइम एंड रेट। यस और नो? अगर मैं ज़्यादा अमाउंट का लोन लूंगा तो क्या ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता? ऑब्वियसली। अगर मैं ज़्यादा लंबे समय के लिए लोन लूंगा तो क्या ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा? हाँ। अरे भैया मैंने 1 साल के लिए पैसा लोन पे लिया तो 1 साल के लिए इंटरेस्ट दूंगा। मैंने 10 साल के लिए पैसा लोन पे लिया तो 10 साल के लिए इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ज़्यादा अमाउंट लिया लोन पे, ज़्यादा प्रिंसिपल अमाउंट है, प्रिंसिपल को हिंदी में बोलते हैं मुद्दल। तो ज़्यादा अमाउंट का मैंने लोन लिया, ज़्यादा मुद्दल अमाउंट है, ज़्यादा प्रिंसिपल है तो इंटरेस्ट का अमाउंट ज़्यादा। ज़्यादा लंबे समय के लिया तो इंटरेस्ट का अमाउंट ज़्यादा। ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 8% इंटरेस्ट रहेगा, उसके कंपैरिजन में 10% रहा तो 10% में ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 8 में कम देना पड़ेगा। यस तो क्या इन सब चीज़ों पे डिपेंड करेगा इंटरेस्ट का अमाउंट? आंसर है यस। अब बात आती है बेटा सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट की, और इसकी बातें हम करेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना? तो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये आप मेरी बात सुनना ध्यान से, ये बहुत ही, हम यहाँ पे एकदम सीए फाउंडेशन मैथ्स नहीं करने वाले हैं। मैं बस आपका थोड़ा सा हम इसमें 10-15 मिनट बात करेंगे और आगे हमें फिर ये देखो पेज नंबर 1.11 से हम थोड़ा सा अब कहाँ पे जाएंगे, थोड़ा सा हम धीरे धीरे एडवांस होते जाएंगे, ठीक है ना? आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको पता चलेगी, है ना? आपको आगे और बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको पता चलेगी, और हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स यूज़ करेंगे यहाँ पे, और साथ ही साथ आगे के चैप्टर्स में भी ये कैसे आपको ये प्रेजेंट वैल्यू का, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है वो आपको समझ में आएगा, ठीक है? तो धैर्य रखें, बहुत ही मज़ेदार चीज़ है, और हम मिलेंगे हमारे अगले सेशन में, ठीक है? तो कल मिलेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय। ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। आप अर्ली बर्ड बैच में एनरोल कर सकते हैं फ्रॉम ultimatec.com, लिंक जो है इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। क्लियर है बात? कम ऑन, यस जल्दी बताएं, ठीक है ना?
बेटा कल हमें क्लास लेना पड़ेगा क्योंकि मैंने अभी हमने लेक्चर 3 कल नहीं लिया था ना, तो इसलिए कल हम ले लेंगे, सिर्फ मैं लूँगा, एक ही क्लास होगा ऑब्वियसली, ठीक है ना। चलिए ओके, डन है बात। सो थैंक यू सो मच गाइस, कल मिलेंगे 2:30 को। अपना ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें, क्योंकि हम हमारे पेरेंट्स के बिना कुछ भी नहीं है। थैंक्स गाइस, बाय बाय, मिलते हैं, बाय।